ओके अभी तक हम लोग एनएलएम के जो बेसिक कॉन्सेप्ट उनके बारे में बात कर चुके हैं और आज की क्लास में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की स्टार्टिंग करने वाले हैं और वो है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्शन। कि फ्रिक्शन फोर्स जो है वो क्या होता है, कैसे आता है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, डायरेक्शन कितनी होती है, ठीक है, और एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शन फोर्सेस क्या है, उन सब के बारे में हम लोग बातें करने वाले हैं। ठीक है, तो अब जो है वो काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है जहां पे हम लोग फ्रिक्शन फोर्स के बारे में बात करेंगे। तो आज बहुत ही बेसिक लेक्चर होगा फ्रिक्शन फोर्स के बारे में। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है फ्रिक्शन फोर्स। अब फ्रिक्शन फोर्स है क्या? फ्रिक्शन फोर्स जो है ये होता है एक अपोजिंग फोर्स। अपोजिंग फोर्स एक्टिंग ड्यूरिंग रिलेटिव मोशन बिटवीन टू बॉडीज। अगर आपके पास दो बॉडी है और उन दो बॉडीज के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है, ठीक है, तो उस टाइम पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है एक अपोजिंग फोर्स एक्ट करता है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? फ्रिक्शन फोर्स बोल रहे हैं। अभी समझ में आएगा कहानी क्या बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि यहां पे मान लो आपके पास एक ये बॉडी है, ये इस ग्राउंड सरफेस पे रखी हुई है और ये बॉडी आगे की तरफ जा रही है कुछ वेलोसिटी v0 से। तो आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि यहां पे ये जो कॉन्टैक्ट सरफेस क्या है, ग्राउंड है, और उसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है। तो होगा क्या, ग्राउंड तो रेस्ट पे है और ब्लॉक मोशन कर रहा है। तो क्या हो गया, क्या इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। तो अगर कोई दो बॉडीज के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा हो और वो दोनों बॉडीज किस में है? कॉन्टैक्ट में है। इंपॉर्टेंट है कि दोनों बॉडीज कांटेक्ट में हैं और दोनों बॉडीज के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा हो, ठीक है, तो उस टाइम पे एक अपोजिंग फोर्स आएगा। और अपोजिंग फोर्स का मतलब क्या है? जो मोशन को अपोज करे। तो पीछे की डायरेक्शन में एक फोर्स आ जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स। ये समझ में आया? ठीक है। और कौन कौन से फोर्स आते हैं यहां पे? और हमें पता है यहां पे इस ग्राउंड की वजह से एक नॉर्मल और आता है। तो एक्चुअली इस ग्राउंड की वजह से यहां पे दो फोर्स आ गए, एक तो फ्रिक्शन आ गया है और एक आ गया है नॉर्मल फोर्स। और इन दोनों के रिजल्टेंट को हम बोल सकते हैं आर नेट कांटेक्ट फोर्स। ये समझ में आया? तो यहां पे मैंने क्या बोला? मैंने यहां पे बोला कि यहां पे आर जो है वो आ जाएगा हमारा क्या? एफ वेक्टर प्लस एन वेक्टर। इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है उसको मैं आर बोल रहा हूं, ठीक है। और अगर मैं आर का यहां पे मैग्नीट्यूड निकालना चाहूं तो क्या आर का मैग्नीट्यूड जो है वो आ जाएगा एफ स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। बिल्कुल सही है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं किसकी वैल्यू क्या है, तो यहां पे आर जो है उसको हम बोल रहे हैं नेट कांटेक्ट फोर्स। एन जो है वो है हमारा क्या? नॉर्मल फोर्स। और एफ जो है वो है हमारा फ्रिक्शन फोर्स। तो होगा क्या कि जब भी दो सरफेस कांटेक्ट में होंगी, ठीक है, ध्यान से देखो, दो बॉडीज जो हैं वो कांटेक्ट में है, ये है इसकी कॉमन सरफेस, ठीक है। तो जब भी दो बॉडीज कांटेक्ट में है और अगर उन दो बॉडीज के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है तो उस रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए एक फोर्स आएगा, ठीक है, और उस फोर्स को हम क्या बोल रहे हैं? फ्रिक्शन फोर्स। और हमने यह भी देखा कि फ्रिक्शन फोर्स जो है वो इस कॉन्टेक्ट सरफेस की वजह से आ रहा है और इसी कॉन्टेक्ट सरफेस की वजह से एक नॉर्मल फोर्स भी आता है। तो एक्चुअली इस कॉन्टेक्ट सरफेस की वजह से दो फोर्स आते हैं। तो अभी तक जो हम पढ़ते आए हैं उसमें हम लोग बोलते थे कि कॉन्टेक्ट फोर्स कितना है? सिर्फ नॉर्मल। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन जीरो हुआ करता था। लेकिन अब याद रखना, कोई भी तुमसे पूछे कि इस ब्लॉक और ग्राउंड के बीच में ये जो कांटेक्ट फोर्स लग रहा है वो कितना है, तो आपको आर वेक्टर पूछा गया है या फिर आपको आर का मैग्नीट्यूड पूछा गया है। ये समझ में आया? क्योंकि दोनों फोर्सेस ही किसकी वजह से आ रहे हैं? कांटेक्ट फोर्स। ये दोनों फोर्सेस ही कांटेक्ट फोर्सेस हैं। इन दोनों का नेट रिजल्टेंट है हमारा नेट कांटेक्ट फोर्स। अच्छा, यहां पे एक और इंटरेस्टिंग चीज बता देता हूं मैं। ये जो है ये हमारा वर्टिकल के साथ में अगर तुम एंगल थीटा लोगे, ठीक है, तो ये जो वर्टिकल के साथ में ये जो एंगल थीटा है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये छोटी सी चीज है, याद पता रहनी चाहिए। कहां से एंगल देखेंगे? वर्टिकल के साथ में।
तो अगर आपसे कोई एंगल ऑफ फ्रिक्शन पूछे तो आपको वर्टिकल के साथ में एंगल निकालना है, और अगर मैं यहां पे इसको ध्यान से देखूं तो टेन थीटा मेरा क्या आ जाएगा, टेन थीटा आ जाएगा एफ बाई एन, मतलब एंगल थीटा जो है वो है मेरा टेन इनवर्स एफ बाई एन। ये समझ में आ गया। तो हमसे एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी पूछ सकते हैं कभी कभी, ठीक है। तो मेरे को अभी क्या चीज समझ में आ गई, मेरे को एक चीज तो समझ में आ गई कि फ्रिक्शन फोर्स जो है वो एक अपोजिंग फोर्स है। फ्रिक्शन फोर्स क्या है, एक अपोजिंग फोर्स है जो रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा। और उसके अलावा और क्या समझ में आया, उसके अलावा मेरे को एक पॉइंट और समझ में आया कि फ्रिक्शन फोर्स कुछ नहीं है, फ्रिक्शन फोर्स इस आर वेक्टर का एक कंपोनेंट ही तो है। इस आर वेक्टर के नेट कांटेक्ट फोर्स के तो कंपोनेंट है, एक नॉर्मल और एक फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, फ्रिक्शन फोर्स आल्सो नोन एज कंपोनेंट ऑफ नेट कांटेक्ट फोर्स या कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स। और कौन सा कंपोनेंट, वर्टिकल की हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, तो कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स पैरेलल टू कॉमन सरफेस। ये जो आपकी कॉमन सरफेस कौन सी है, ये है, ये दोनों जो कांटेक्ट में है, तो इसके पैरेलल जो कंपोनेंट है उसको हम बोल रहे हैं क्या, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन को आप ये भी बोल सकते हो, ठीक है। और आज के लेक्चर में याद रखना बहुत सारी थ्योरी है, तो पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले हम लोग जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जो थ्योरी है उसको एक बार पढ़ ले रहे हैं और फिर उसके एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे क्लास के एंड में, ठीक है। तो थोड़ा पेशेंस रखना पूरी क्लास में। उसके अलावा ये जो फोर्स है, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स आया यहां पे। फ्रिक्शन फोर्स क्यों आया, क्योंकि इन दो सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है। तो क्या मेरा यह कहना सही है कि यहां भी न्यूटन थर्ड लॉ एप्लीकेबल होगा। न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोलता है कि नेचर में जो भी फोर्स आएंगे वो किस में आएंगे, पेयर में आएंगे। तो यहां भी फ्रिक्शन का पेयर बनना चाहिए। तो यह बात बिल्कुल सही है कि जो फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स ऑल्सो अकर्स इन एक्शन रिएक्शन पेयर। फ्रिक्शन फोर्स के भी एक्शन रिएक्शन पेयर होंगे। तो ये जो बॉडी है, ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है पीछे की तरफ। इसका मतलब इसका जो पेयर है जो कि इस ग्राउंड सरफेस पे लगेगा वो किस तरफ लगेगा, आगे की तरफ। ये समझ में आया ना। तो हमेशा एक्शन रिएक्शन पेयर आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थोड़ी सी हमको कहानी समझ में आई कि अच्छा ऐसा कुछ भी है कि फ्रिक्शन फोर्स को हम कंपोनेंट ऑफ नेट कांटेक्ट फोर्स बोल सकते हैं। और फ्रिक्शन फोर्स का काम है कि रिलेटिव मोशन को अपोज करना, ठीक है। और क्या है एक्चुअल रीजन, क्या है इसका आने का, ये तो मुझे समझ में आ गया कि यहां पे फ्रिक्शन फोर्स जो है वो क्यों आ रहा है, क्योंकि रिलेटिव मोशन हो रहा है और फ्रिक्शन फोर्स का काम है रिलेटिव मोशन को अपोज करना। तो मेरे को एक्चुअली यहां जाके देखना है कि इस कॉन्टेक्ट सरफेस पे क्या हो रहा है ऐसा जिसकी वजह से यहां रिलेटिव मोशन होने की वजह से सीधा फ्रिक्शन फोर्स आ गया। तो अब मैं बात करना चाह रहा हूं कॉज ऑफ फ्रिक्शन फोर्स की, कि फ्रिक्शन फोर्स के पीछे कॉज क्या है, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स का कॉज क्या है, तो देखो दो कॉज होते हैं, मैं पहले लिख देता हूं फिर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे जो कॉज है वो है हमारे काफी सिंपल से। फर्स्ट है इंटरलॉकिंग बिटवीन सरफेसेस। इंटरलॉकिंग समझते हो, ठीक है। सरफेसेस के बीच में इंटरलॉकिंग होना, जैसे ये दोनों है, ये यहां पे आके फंस गया तो इंटरलॉकिंग हो गई, ठीक है। अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं क्या बोल रहा हूं मैं। और जो सेकंड कॉज है इसका वो है मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग या फिर अट्रैक्शन, ठीक है। कि जो कॉन्टेक्ट सरफेस है वहां पे मॉलिक्यूलर लेवल पे बॉन्ड्स बन जाते हैं, केमिकल बॉन्ड्स बोल सकते हो, ठीक है। तो या तो वहां पे बॉन्डिंग हो जाएगी या फिर वहां पे कुछ मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन लग रहा होगा, ठीक है। तो यहां पे देखो क्या कहानी हो रही है, मैंने क्या बोलना चाहा, इंटरलॉकिंग का जो कॉन्सेप्ट है। तो हमें यह पता है कि इस नेचर में जितनी भी सरफेस है सारी की सारी सरफेस कैसी है, रफ है,
रफ सरफेस होने का मतलब क्या है कि अगर मैं यहां पे अगर मैं उस ब्लॉक को मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके देखूं तो मुझे दिखाई देगा कि यहां पे ऐसा कुछ होगा, ये सरफेस स्मूथ नहीं होगी। ये चीज समझ में आई? ये जो सरफेस है ये स्मूथ नहीं होगी, यहां पे आपको ऐसे कुछ स्पाइक्स टाइप के दिखेंगे क्योंकि रफ सरफेस है। रफ सरफेस होने का मतलब यही तो होता है कि वहां पे ये सरफेस स्मूथ नहीं है, कुछ खुरदरा सा है, स्पाइक्स टाइप के हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो मुझे मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके ऐसा कुछ दिखाई देगा, और अगर मैं ग्राउंड को भी ऑब्जर्व करूं मॉलिक्यूलर लेवल पे तो ग्राउंड भी मुझे ऐसा ही कुछ दिखाई देगा। ग्राउंड भी हमारा स्मूथ सरफेस नहीं है, रफ सरफेस है, और रफ सरफेस है तो ग्राउंड भी ऐसा कुछ जाके दिखाई देगा। और अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहां पे ये आपस में ऐसे कुछ कांटेक्ट में होंगे। जरूरी नहीं हर जगह इंटरलॉकिंग हो, लेकिन मैंने इस केस में हर जगह इंटरलॉकिंग करके बताया है। ध्यान से देखो, ये यहां पे जहां पे गैप है वहीं पे ग्राउंड का स्पाइक आके फंस गया है, ऐसे कुछ। तो इंटरलॉकिंग हो चुकी है। इसी चीज को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसी चीज को, ये हमारा है ऊपर, क्या ये हमारा ऊपर ब्लॉक था, ठीक है, और ये हमारा ग्राउंड है। जरूरी नहीं ब्लॉक और ग्राउंड हो, कोई भी दो सरफेस कांटेक्ट में हो सकती है। तो आप कोई भी दो सरफेस कांटेक्ट में मान लो, तो यहां मान लेते हैं कि ये है हमारा क्या, बॉडी 1, ठीक है, और ये है हमारी बॉडी 2। तो जो दो बॉडी कांटेक्ट में हैं, उन दो बॉडीज के बीच में यहां पे बात कर रहा हूं, तो ये हमारा क्या है, इसको हम लोग बोल रहे हैं इंटरलॉकिंग। ये जो हो गया है, तो ये है हमारा इंटरलॉकिंग, ठीक है। अब जरा ध्यान से सोचो, अगर ऐसे दो सरफेस कांटेक्ट में रखी हुई है और उनके बीच में इंटरलॉकिंग हो गई है, कोई दिक्कत नहीं। अब तुम क्या कर रहे हो, तुम ऊपर वाली बॉडी को आगे की तरफ मूव कर रहे हो, आगे या पीछे किधर भी मूव कर रहे हो, तुम रिलेटिव मोशन कर रहे हो। इसका मतलब इसके रिस्पेक्ट में ये बॉडी मूव कर रही है। तो अगर ये बॉडी आगे की तरफ मूव कर रही है तो क्या ये जो इंटरलॉकिंग है टूटेगी? ये समझ में आया? ये जो इंटरलॉकिंग हो गई है यहां पे, ये इंटरलॉकिंग ब्रेक होनी चाहिए। जब ऐसे इंटरलॉकिंग हो गई है तो उसको अगर बॉडी को आगे मूव करना है तो इन इंटरलॉक्स को तोड़ना पड़ेगा, और इनको तोड़ेंगे तो क्या यहां पे एक अपोजिंग फोर्स आएगा? बिल्कुल आएगा। तो मॉलिक्यूलर लेवल पे यही हो रहा है कि फ्रिक्शन फोर्स क्यों आ रहा है, क्योंकि यहां पे इंटरलॉक्स बन चुके हैं। अब आप इस बॉडी को मूव करोगे तो आपको इंटरलॉक्स को तोड़ना पड़ेगा, और इंटरलॉक्स को जब आप तोड़ रहे हो तो एक अपोजिंग फोर्स आ रहा है जो नहीं चाहता इंटरलॉक्स टूटे। ये चीज समझ में आ रही है? उसी को हम बोल रहे हैं फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। दूसरा हमने क्या बोला, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन और मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स, वो भी ऐसी सेम सी कहानी है कि हो सकता है जो सरफेसेस कांटेक्ट में हैं उनके बीच में इंटरलॉकिंग ना हो रही हो, ठीक है, उनके बीच में इंटरलॉकिंग ना हो रही हो, वहां पे ऐसा कुछ बॉन्ड्स बन जाए। जैसे ये भी हमारी दो बॉडीज हैं, ये ऐसे कुछ बस कांटेक्ट में है, बस बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, या कुछ अट्रैक्शन टाइप है। यहां पे ऐसा कुछ इंटरलॉकिंग टाइप कुछ नहीं हुआ है। ध्यान से देखोगे तो ये सरफेस उसके साथ कांटेक्ट में है बस। तो आप ये बोल सकते हो कि यहां पे बॉन्डिंग हुई है बस, ठीक है। इंटरलॉकिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं हुआ है कि यहां पे जहां स्पेस खाली है वहां पे जाके स्पाइक घुस गया, ऐसा तो नहीं हुआ है। तो दोनों चीजें पॉसिबल है। एक्चुअली क्या होता है, साइमल्टेनियसली इंटरलॉकिंग भी होती है और ये जो तुम्हारा मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है या बॉन्डिंग जो है वो भी होता है। बॉन्डिंग या अट्रैक्शन जो भी बोलना चाहो, ये दोनों चीजें साथ में ही होती है। तो एक्चुअली हमारी इंटरलॉकिंग भी हो रही होगी और हमारा जो सरफेस है उनके बीच में कुछ मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन या बॉन्ड्स भी बन रहे होंगे। और जब हम मूव कर रहे हैं किसी भी एक बॉडी को विथ रिस्पेक्ट टू अनदर बॉडी, तो होगा क्या, यहां पे हमें ये इंटरलॉक्स या फिर ये बॉन्ड्स तोड़ने पड़ेंगे। और जब आप इनको तोड़ रहे हो तो इसको अपोज करने के लिए एक फोर्स आ रहा है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स एक्चुअली किसकी वजह से आ रहा है, या तो इंटरलॉकिंग बिटवीन सरफेसेस या फिर मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग या अट्रैक्शन, इनकी वजह से आ रहा है। और यहां पे आपको एक चीज तो देख के समझ में आ गई होगी कि पहली चीज तो क्या समझ में आ गई कि यहां पे ये इस तरीके से रफ सरफेस होनी चाहिए, ठीक है। अगर मान लो कि यहां पे रफ सरफेस नहीं है तो क्या इंटरलॉकिंग हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो हम यहां पे क्या बोल रहे हैं, कंडीशंस फॉर फ्रिक्शन फोर्स, कि अगर हमें फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करना है
एक्ट करवाना है तो कौन कौन सी कंडीशन फॉलो होनी चाहिए? तो पहली कंडीशन तो मेरे को ये समझ में आ गई कि यहां पे रफ सरफेस होनी चाहिए, क्योंकि रफ सरफेस होगी तभी जाके ऐसे इस टाइप की यहां पे इंटरलॉक्स और बॉन्डिंग पॉसिबल है। ठीक है, स्मूथ सरफेस पे क्या होगा? इंटरलॉकिंग हो ही नहीं पाएगी। स्मूथ सरफेस पे तो ऐसा है कि ये जो सरफेस है ये ऐसी स्ट्रेट है और ये सरफेस जो है वो भी ऐसी स्ट्रेट है, कहां इंटरलॉक्स बने? हाँ, बॉन्डिंग पॉसिबल है, इंटरलॉक्स नहीं बन पाएंगे। तो हम क्या बात कर रहे हैं? हम लोग ये बात कर रहे हैं यहां पे कि पहली बात तो हमारा सरफेस जो है वो कैसी होनी चाहिए? रफ होनी चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है। रफ सरफेस होना, इसका मतलब मैथमेटिकली क्या होता है? इसका मतलब यह है कि म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। म्यू बोलते हैं इसको। क्या है म्यू? ये प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस होती है कि रफ सरफेस इसका मतलब म्यू नॉन जीरो होगा। इसके बारे में बात मैं आगे करने वाला हूं अभी। दूसरा जो कंडीशन मुझे समझ में आई वो ये समझ में आई कि दोनों सरफेस कांटेक्ट में होनी चाहिए, और दोनों सरफेस कांटेक्ट में होनी चाहिए इसका मतलब उन दोनों सरफेस के बीच में एक नॉर्मल फोर्स भी होना चाहिए कि दोनों सरफेस दूसरे को पुश करनी चाहिए, राइट? कांटेक्ट में होनी चाहिए। तो यहां पे ये जो नॉर्मल फोर्स है, नॉर्मल फोर्स शुड बी नॉन जीरो, क्योंकि नॉर्मल फोर्स जब नॉन जीरो होगा, जब सरफेसेस कांटेक्ट में होंगी तभी तो जाके इंटरलॉकिंग या बॉन्डिंग हो पाएगी। तो नॉर्मल फोर्स हमारा कैसा होना चाहिए? वो भी जीरो नहीं होना चाहिए। और थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन वो क्या है? वो ये है कि फ्रिक्शन फोर्स क्यों एक्ट कर रहा है? देखो, फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है जब रिलेटिव मोशन हो रहा है। अगर हमारे पास या तो रिलेटिव मोशन होना चाहिए या टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन होना चाहिए, अदरवाइज फ्रिक्शन फोर्स नहीं आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों पॉइंट समझना। तो थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट ये है कि देयर शुड बी टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन और एक्चुअल रिलेटिव मोशन। या तो टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन होनी चाहिए या फिर एक्चुअल रिलेटिव मोशन होना चाहिए। अब क्या होता है टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन और क्या होता है एक्चुअल रिलेटिव मोशन के बारे में बात कर लेते हैं। ये दो पॉइंट समझ में आ गए होंगे कि रफ सरफेस और नॉर्मल फोर्स नॉन जीरो होना चाहिए, तभी जाके इंटरलॉकिंग और बॉन्ड्स हो पाएंगे। ठीक है, और जो फंडामेंटल नेचर है वो ये है कि सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन तो होना चाहिए या टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन होना चाहिए। देखो, रिलेटिव मोशन हो रहा है तो आपको समझ में आ रहा है कि हो क्या, रिलेटिव मोशन क्या है कि एक बॉडी दूसरी बॉडी के रिस्पेक्ट में मूव कर रही है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? रिलेटिव मोशन बोल रहे हैं। ये टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन क्या है? तो टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन ये है कि ये रिलेटिव मोशन करना चाह रहा है लेकिन किसी ने इसको रोक दिया। क्या कहना चाह रहा हूं मैं? ठीक है, जैसे कि आप एक एग्जांपल ले सकते हो कि यहां पे मान लो हमारे पास क्या है, ये एक बॉक्स है। ठीक है, अब यहां पे ध्यान से देखना, इस बॉक्स को मैंने हाथ पे रखा हुआ है। ठीक है, और अब मैं फोर्स लगा रहा हूं, लेकिन ये बॉक्स मूव नहीं कर रहा है। तो एक्चुअली हो क्या रहा है कि हम चाहते हैं, ये ब्लॉक चाहता है मूव कर जाए, लेकिन मैं जो फोर्स लगा रहा हूं इस फोर्स को किसी ने बैलेंस कर लिया होगा। किसने बैलेंस किया होगा? मेरे हाथ और इस ब्लॉक के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स है उसने बैलेंस कर लिया होगा। और देखना, जैसे जैसे मैं फोर्स बढ़ाता जा रहा हूं अब ये मूव करने लग गया। मैंने फोर्स अब ज्यादा कर दिया तो मूव करने लग गया। इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल क्या है? अपने घर में तुम करके एक्सपेरिमेंट देख सकते हो कि तुम्हारे घर में सोफा रखा है, राइट? तुम उस सोफे को मूव करने का ट्राई करो। पहले तुम फोर्स लगाओगे, सोफा मूव नहीं करेगा। ये चीज समझ में आई? पहले तुम फोर्स लगाते हो तो सोफा मूव ही नहीं करता है, फिर तुम उस फोर्स को धीरे धीरे बढ़ाते जाते हो। कम फोर्स लगाओ, 10 न्यूटन नहीं मूव कर रहा, 20 न्यूटन लगाओ, शायद अब मूव करने लग जाए, चलो मूव नहीं कर रहा, और फोर्स बढ़ाओ। तो होता क्या है कि शुरू में सोफा मूव नहीं कर रहा है और जैसे से हमने फोर्स बढ़ाया उसके बाद सोफा मूव करने लग गया। तो देखो हुआ क्या, जब मैंने मान लेते हैं कि सोफा मूव किया 50 न्यूटन फोर्स के अप्लाई करने पे, ठीक है, तो 0 से लेके 50 न्यूटन तक जब मैंने फोर्स लगाया तो क्या उस फोर्स को किसी ने कैंसिल कर दिया? तभी तो सोफा मूव नहीं किया। किसने कैंसिल किया? फ्रिक्शन ने कैंसिल किया। इसी समझ में आ गई होगी। जैसे मैंने यहां पे क्या बोला कि ये ब्लॉक रखा था, मैं इसे फोर्स लगा रहा हूं लेकिन ये आगे मूव नहीं कर रहा, तो ऑब्वियस सी बात है पीछे किसी ने फोर्स लगा के मेरे फोर्स को कैंसिल कर दिया होगा। ठीक है, मैं यहां पे फिगर बनाता हूं, क्या कहना चाह रहा हूं मैं उसके बारे में कि ये मेरा ब्लॉक था,
इस पे मैंने फोर्स लगाया लेकिन ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, अभी भी रेस्ट पे रुका हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स ने आके इसको रोक दिया होगा। तो यहां पे तो रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा, आपको देख के समझ में आ गया ना कि ये ब्लॉक रेस्ट पे है, ग्राउंड भी रेस्ट पे है, तो दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा। फिर ये फ्रिक्शन क्यों आ गया? तो याद रखो फ्रिक्शन दो चीजों पे आता है, जब एक्चुअल रिलेटिव मोशन हो रहा हो या फिर टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन हो रही हो। तो टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन क्या है कि अगर यहां पे ये फोर्स नहीं होता, अगर फ्रिक्शन नहीं आता, तो क्या ये ब्लॉक मूव कर जाता? हां, इसका मतलब इसके पास रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी है। वो तो भला हो फ्रिक्शन फोर्स का जिसने आके इसको रोक दिया। तो टेंडेंसी क्या है कि ये मूव करना चाहता है लेकिन मूव नहीं कर पा रहा है ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स, उसको हम बोल रहे हैं टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। ये समझ में आया ना? तो टेंडेंसी क्या है यहां पे कि अगर मैं फ्रिक्शन फोर्स को हटा देता तो क्या ये ब्लॉक मूव करता? हां, मूव करता। तो इसको हम बोल रहे हैं टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, क्योंकि एक्चुअली में मूव नहीं किया, वो तो फ्रिक्शन फोर्स आ गया और एक्चुअली में रेस्ट पे। लेकिन अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये मूव करता, इसी को हम बोल रहे हैं टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। जैसे सोफा वाला केस था कि तुमने उसको मूव करना चाहा, ठीक है, लेकिन 0 से 50 मीटर तक मूव ही नहीं किया, तो उसके सोफा के पास क्या है? सोफा के पास टेंडेंसी ऑफ मोशन तो थी क्योंकि तुम फोर्स लगा रहे थे, लेकिन फ्रिक्शन ने आकर उसको रोक दिया। तो दो टाइप के यहां पे रिलेटिव मोशन हो रहे हैं कि या तो एक्चुअली में मोशन हो रहा होगा, आपको दिख रहा होगा ये ग्राउंड है, इसके ऊपर ये वाला ब्लॉक एक्चुअली में मूव कर रहा है विद सम वेलोसिटी विद सम एक्सीलरेशन, या फिर आपको दिख रहा होगा कि यहां पे ये ब्लॉक एक्चुअली में तो रेस्ट पे है, एक्चुअली में रेस्ट पे है, लेकिन इसके पास टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन है। कैसे पता करोगे? फ्रिक्शन को हटा दो, क्या ये मूव कर रहा है? बिल्कुल मूव कर रहा है, इसका मतलब इसके पास टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे ये हमने 3 पॉइंट के बारे में बात की कि फ्रिक्शन फोर्स, आप सुन लेना मैंने एक पूरी क्या कहानी सुनाई, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि पहली बात तो सरफेस कैसे होनी चाहिए? रफ होनी चाहिए, तो ये फ्रिक्शन फोर्स आएगा। स्मूथ सरफेस पे फ्रिक्शन फोर्स नहीं आएगा। स्मूथ सरफेस का मतलब होता है म्यू की वैल्यू 0। स्मूथ सरफेस के एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? वैसे रियल लाइफ में कोई स्मूथ सरफेस है ही नहीं, लेकिन हम बोल सकते हैं जैसे आइस है, आइस को हम स्मूथ सरफेस मान सकते हैं, ठीक है। एक बहुत ही पॉलिश सरफेस है, घर में मार्बल जो होता है, राइट, वो भी, उसको भी हम स्मूथ सरफेस बोल सकते हैं। एक्चुअली में उसका म्यू बहुत छोटा होता है, बहुत कम होता है, इसलिए हम उसको स्मूथ सरफेस बोल दे रहे हैं, ठीक है। तो रियल लाइफ में मोस्टली सरफेस हमारी कैसी है? रफ सरफेस है। तो होगा क्या? फ्रिक्शन फोर्स होने के लिए एक तो सरफेस होनी चाहिए रफ, दूसरा कांटेक्ट फोर्स जो है, नॉर्मल फोर्स जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए, सरफेसेस कांटेक्ट में होनी चाहिए, पुश करनी चाहिए, और तीसरा टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन या एक्चुअल मोशन होना चाहिए, क्योंकि एक्चुअल मोशन होगा तो हमने इंटरलॉकिंग तोड़ दिए होंगे, इंटरलॉक्स या मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स तोड़ दिए होंगे, या फिर टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन होगा तो हम कर क्या रहे हैं? हम इंटरलॉक्स तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अभी इंटरलॉक्स टूटे नहीं है, इंटरलॉक्स तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, या हम बॉन्ड्स तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और इसका मतलब क्या है कि अगर हम इंटरलॉक्स तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं या बॉन्ड्स तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन है और फ्रिक्शन फोर्स आके उसको अपोज करेगा। ये चीज समझ में आई? क्या बोला मैंने लास्ट सेंटेंस? ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स हैं जो आपको अच्छे से पता रहना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं और आगे बात करता हूं और फ्रिक्शन फोर्स के बारे में और कहानी सुनते हैं। अब हम लोग आगे बात कर रहे हैं मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, राइट। फोर्स जो है, फ्रिक्शन जो है एक फोर्स है, और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो मैं एक एक करके बात करता हूं। पहले मैं बात करता हूं इसके मैग्नीट्यूड के बारे में। अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड के बारे में बात करूं तो बहुत ही सिंपल सी कहानी है, ठीक है, कि फ्रिक्शन जो है ये हमेशा लेस देन और इक्वल टू म्यू एन होता है। फ्रिक्शन फोर्स जो है इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू म्यू एन, ठीक है, ये हमको पता है। अब यहां पे किसका क्या मतलब है तो मैं बता देता हूं कि यहां पे म्यू जो है इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन,
म्यू जो है इसको हम बोलते हैं क्या, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। एन जो है ये है हमारा यहां पे नॉर्मल फोर्स। मतलब फ्रिक्शन फोर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी हो सकती है, म्यू इंटू एन हो सकती है। क्या कहानी है, कब एफ की वैल्यू म्यू इंटू एन लेनी है, कब उससे कम लेनी है, इसके बारे में मैं बात करने वाला हूं नेक्स्ट 5-10 मिनट बाद, ठीक है। बट उससे पहले मैं जरा छोटी छोटी बातें कर लेता हूं। सबसे पहली बात तो मैंने कर ली कि फ्रिक्शन फोर्स जो है वो हमेशा ही लेस देन और इक्वल टू म्यू एन आएगा। म्यू को हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एन को हम बोलते हैं नॉर्मल फोर्स, ठीक है। और यहां पे ये चीज आप नोट करके याद रखना कि म्यू के बारे में आपको 2-3 पॉइंट्स पता होना चाहिए, ज्यादा पॉइंट्स की जरूरत नहीं है हमको। म्यू क्या है, म्यू जो है, म्यू इज अ कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। मतलब यह है कि अगर मान लो मैंने ये कि ए ब्लॉक है, इसको मैंने इस सरफेस पे रखा, और यही ए ब्लॉक है, इसको मैंने दूसरी सरफेस पे रखा, तो पॉसिबल है कि यहां म्यू की वैल्यू जो है वो 0.2 हो सकती है, और यहां म्यू की जो वैल्यू है वो 0.1 हो सकती है। म्यू की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, जबकि वही सेम ऑब्जेक्ट है। ये भी ब्लॉक ए है, वो भी ब्लॉक ए है, दोनों सेम आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट हैं, लेकिन जो सरफेस के साथ कॉन्टेक्ट में वो अलग है। तो दोनों की कंबाइंड प्रॉपर्टी है कि ऊपर क्या रखा है और नीचे क्या रखा है। ये समझ में आया ना। हो सकता है इसी सरफेस पे इसको सरफेस 1 बोल देता हूं, इसको सरफेस 2 बोल देता हूं। ये सरफेस 1 है, इसके ऊपर मैं दूसरा ब्लॉक रख दिया होता ब्लॉक बी, तो हो सकता है म्यू की वैल्यू चेंज हो जाए। तो म्यू की वैल्यू जो है वो एक कंबाइंड प्रॉपर्टी है कौन कौन सी सरफेस कॉन्टेक्ट में है उनकी, ठीक है। और क्वेश्चन में आपको म्यू की वैल्यू गिवन होगी। म्यू की वैल्यू जो है वो मैं एक्सपेरिमेंट करके निकालते हैं, उसके बारे में हमको जरूरत नहीं है, हमको म्यू की वैल्यू ऑलरेडी पता होगी, ठीक है। बाकी म्यू की वैल्यू हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू निकालते हैं। तो म्यू जो है वो कंबाइंड प्रॉपर्टी है दोनों सरफेस के कांटेक्ट में, जो भी सरफेस कांटेक्ट में है उनकी, ठीक है। और ये चीज ध्यान रखना कि अगर म्यू ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि ये जो सरफेस है ये सरफेस ज्यादा रफ है। ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन कैसा है, ज्यादा रफ है। तो म्यू ज्यादा होने का मतलब ये है कि जो इंटरलॉकिंग या जो बॉन्डिंग जो है वो ज्यादा हो रही है, ठीक है। तो ज्यादा रफ सरफेस है, आप ये बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा हमको क्या पता रहता है कि म्यू फॉर स्मूथ सरफेस, ठीक है, या म्यू इक्वल टू 0 फॉर स्मूथ सरफेस। अगर आपकी सरफेस स्मूथ है, रफ नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल आइस हो गया, है ना, मार्बल हो गया, पॉलिश मार्बल, तो उन सब के लिए म्यू क्या है, हम 0 लेके चल रहे हैं। तो क्वेश्चन में आपको म्यू की वैल्यू पता रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक कोई समस्या नहीं आई होगी, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि देखो, मान लो क्वेश्चन में आपको म्यू की वैल्यू गिवन है, तो फिर आपको यह सोचने की जरूरत नहीं है कि यहां पे इंटरलॉकिंग ज्यादा हो रही है कि बॉन्डिंग ज्यादा हो रही है, कोई मतलब नहीं अपने को, क्योंकि इंटरलॉकिंग और बॉन्डिंग इनका ही तो कंबाइन इफेक्ट है हमारा म्यू, ठीक है। ये जो इंटरलॉकिंग ज्यादा हो रही है, ठीक है, तो ऑलरेडी वो म्यू में कंसीडर हो चुका है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं एक एग्जांपल थ्रू समझाता हूं, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास 2 केस गिवन है। एक तो है केस 1। केस 1 में क्या गिवन है आपको कि एक ये है ब्लॉक ए, ठीक है, और ये ब्लॉक ए ऐसे कुछ है, इसका मास जो है वो है 5 kg और ये V0 से मूव कर रहा है, और यहां म्यू की जो वैल्यू है वो 0.2 है। आपसे पूछा गया फ्रिक्शन फोर्स बताओ कितना होगा, तो फ्रिक्शन फोर्स लेट्स सपोज हम म्यू एन ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं, म्यू एन ले रहे हैं, इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो हम ले रहे हैं, ठीक है, कि फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू यहां पे म्यू एन आती है। कैसे आती है आगे बात करेंगे, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू म्यू एन है, ठीक है। तो यहां पे फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा, 0.2, और एन कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे कि ऊपर लगेगा एन, नीचे लगेगा इसका mg, तो एन की वैल्यू 50 है। तो ये कितना आ गया, यहां पे फ्रिक्शन आ गया 10 न्यूटन, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, समझ में आ गया, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं कि यहां पे एक और केस ले लो, केस नंबर 2, जहां पे ये जो सरफेस है, जो ब्लॉक ए है, वो ऐसे रखा होता, इस शेप का होता ब्लॉक ए,
देखो शेप से मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, वही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये हमारे पास ब्लॉक बी है, लेकिन ये भी 5 kg का है। यहां भी म्यू की वैल्यू 0.2 है, क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो यहां पे अगर फ्रिक्शन की वैल्यू निकालता तो यहां भी कहीं क्या होता, ये 50 है, ऊपर लगता नॉर्मल, एफ की जो वैल्यू है वो आप लिखते कि म्यू इंटू एन होगी। म्यू कितना है हमारा 0.2, एन कितना है 50, तो यहां भी फ्रिक्शन की वैल्यू 10 आ गई। तो क्या आप ये समझ पा रहे हो कि इन दोनों केसेस में फ्रिक्शन की वैल्यू सेम आई, जबकि आप देखोगे तो इसका एरिया ऑफ कांटेक्ट ज्यादा है और इसका एरिया ऑफ कांटेक्ट कम है। तो कोई ये आर्गुमेंट ये कर सकता है कि सर उसका एरिया ऑफ कांटेक्ट ज्यादा है तो उसमें इंटरलॉकिंग या जो बॉन्डिंग है वो ज्यादा हुई होगी, इसका एरिया ऑफ कांटेक्ट कम है तो इसमें इंटरलॉकिंग और बॉन्डिंग कम हुई होगी। ये जो चीज है वो हमको नहीं बोलना है। क्यों? क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये जो आप इंटरलॉकिंग और बॉन्डिंग का जो इफेक्ट है वो ऑलरेडी म्यू में कंसीडर हो चुका है। तो अगर यहां पे एरिया कम होने से इंटरलॉकिंग और बॉन्डिंग कम होती तो यहां पे म्यू की वैल्यू मुझे कम दी हुई होनी चाहिए थी, लेकिन क्वेश्चन में म्यू की वैल्यू मुझे कम नहीं दी। ये समझ में आया? म्यू की वैल्यू मुझे यहां भी 0.2 दी है, वहां भी 0.2 दी है, दोनों का एन भी सेम है, तो मेरा फ्रिक्शन फोर्स दोनों में सेम आएगा इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एरिया ऑफ कांटेक्ट। ये मैं क्या बोल रहा हूं, ये आप ध्यान से सुनो कि अगर यहां पे इंटरलॉकिंग या बॉन्डिंग कम हुई होती, वहां पे ज्यादा हुई होती, तो म्यू की वैल्यू में वो इफेक्ट ऑलरेडी आ जाता। ठीक है, हो सकता है इसका रियल लाइफ एग्जांपल ये ले लो कि तुम्हारे पास ये जो सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस ऐसी है कि यहां पे इंटरलॉकिंग कम हो रही है और ये भले ही एरिया कम है लेकिन इंटरलॉकिंग ज्यादा हो रही है। ये ज्यादा रफ सरफेस है तो एरिया कम हुआ लेकिन इंटरलॉकिंग ज्यादा हो सकती है ना, मटेरियल चेंज कर दो, ये तो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। तुमने एक क्या लिया, तुमने 2 ब्लॉक लिए, राइट, एक तुम ले लो यहां पे सरफेस जो है ग्राउंड ले लो, एक ब्लॉक जो है उसको आइस क्यूब ले लो, ठीक है, आइस का ब्लॉक ले लो, और एक ब्लॉक को तुम वुडन ब्लॉक ले लो। तो एरिया ऑफ कांटेक्ट से चीजें डिपेंड नहीं कर रही है, मैं ओवरऑल कहना चाह रहा हूं, ठीक है। तो यहां से जो हमें एक पॉइंट समझ में आया वो क्या है, वो ये है कि फ्रिक्शन फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कांटेक्ट as long as normal force and mu remains same। ठीक है, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है फ्रिक्शन वो नॉर्मल फोर्स और म्यू की प्रॉपर्टी है, एफ इज इक्वल टू म्यू एन आ रहा है। तो अब आपको उससे मतलब नहीं है कि एरिया ऑफ कांटेक्ट कम हो गया ज्यादा हो गया। अगर इसका एरिया ऑफ कांटेक्ट कम है, उसका ज्यादा है, तो ये जो इफेक्ट है कि इसका एरिया ऑफ कांटेक्ट होने से क्या इफेक्ट पड़ेगा वो ऑलरेडी म्यू में आ चुका होगा। तो क्वेश्चन में जो म्यू दिया गया है और जो एन दिया गया है वो आपके काम की चीज है, बाकी कुछ भी हो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो याद रखना फ्रिक्शन जो है उसका मैग्नीट्यूड म्यू और एन पे ही डिपेंड कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूं और मैं बात करता हूं इसकी डायरेक्शन के बारे में। तो नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। और डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, तो यहां पे हम लोगों ने देखा कि फ्रिक्शन का मेन काम क्या है, फ्रिक्शन आ क्यों रहा है। फ्रिक्शन आ रहा है क्योंकि वहां पे या तो रिलेटिव मोशन है या टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन है। तो फ्रिक्शन का काम है इस चीज को अपोज करना, ठीक है। तो डायरेक्शन of friction will be such that it opposes the relative motion or tendency of relative motion। इसका काम यह है कि इसको अपोज करना है रिलेटिव मोशन को या फिर टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन को। उस टाइप से आप इसकी डायरेक्शन
फिक्स करोगे, ठीक है। तो अब ये चीज समझने वाली बात है, ठीक है। तो इसको मैं बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, जरा ध्यान देना। जैसे मान लो कुछ एग्जांपल थ्रू समझाऊंगा मैं इसको, कि यहां पे ये ब्लॉक ए है और ये ब्लॉक आगे की तरफ कुछ वेलोसिटी से जा रहा होता, तो ये बताओ इस ब्लॉक ए पे फ्रिक्शन फोर्स कहां लगेगा? यहां सरफेस पे फ्रिक्शन फोर्स है, म्यू की वैल्यू जो है वो नॉन जीरो है, ठीक है। क्या वैल्यू है, कितना मैग्नीट्यूड है, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं अभी। इसके बाद मैं सी के बारे में बात करूंगा कि मैग्नीट्यूड म्यू इंटू एन होगा या उससे कम होगा, उसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे अभी। अभी मेन इंपॉर्टेंट चीज है ये चीज सीखना कि डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है फ्रिक्शन में। तो ध्यान से सुनना क्या मैं बोलने जा रहा हूं कि यहां पे फ्रिक्शन की तुम्हें डायरेक्शन बतानी है, ब्लॉक ए आगे की तरफ जा रहा है, तो बहुत सिंपल सी कहानी है कि रिलेटिव मोशन को अपोज करना है, ठीक है। और रिलेटिव मोशन कौन करवा रहा है यहां पे? क्या ग्राउंड रिलेटिव मोशन करवा रहा है? ग्राउंड तो खुद रेस्ट पे है, वो काहे का रिलेटिव मोशन करवाएगा? ये ब्लॉक ए मूव कर रहा है इसीलिए रिलेटिव मोशन हो रहा है। तो वो क्या करेगा, वो जो कॉज ऑफ रिलेटिव मोशन है उसको अपोज करेगा, ठीक है। मतलब ये ब्लॉक ए को अगर मैं पीछे की तरफ एक फ्रिक्शन फोर्स लगा के रोक दूं तो क्या कुछ टाइम बाद ये ब्लॉक रेस्ट पे आ जाएगा, और ये ब्लॉक रेस्ट पे आ जाएगा, ग्राउंड सरफेस रेस्ट पे है, तो क्या फ्रिक्शन ने अपना पर्पस फुलफिल कर दिया? उसका पर्पस तो यही है कि रिलेटिव मोशन को अपोज करना है, उसको खत्म करना है रिलेटिव मोशन को। तो इसने क्या किया, इस पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा पीछे की तरफ। बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है, कोई डिफिकल्टी नहीं हुई तुम्हें कि ये ब्लॉक आगे जा रहा है तो रिलेटिव मोशन हो रहा है, तो रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए ए पे लग जाएगा पीछे की तरफ, और ए पे लगेगा पीछे की तरफ तो ग्राउंड पे कहां लगेगा? आगे की तरफ। कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। और समझो आगे, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अब मान लो मैं तुम्हें नेक्स्ट केस ऐसा दे दूं कि ये है एक ब्लॉक ए, ये है एक ब्लॉक बी, ठीक है। दो ब्लॉक है ए और बी, ये ए है ये बी है, यहां पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, जीरो, और यहां पे कुछ फ्रिक्शन है। ये जो सरफेस है इस सरफेस के बीच में कुछ फ्रिक्शन होगा यहां पे, और ए जो है वो आगे की तरफ जा रहा है मेरा 4 मीटर पर सेकंड से, और बी जो है ये भी आगे की तरफ जा रहा है मेरा 2 मीटर पर सेकंड से। अब तुम्हें बताना है कि ए और बी के बीच में हमारी रफ सरफेस है, मतलब ए और बी के बीच में फ्रिक्शन फोर्स आएगा, और बी और ग्राउंड के बीच में स्मूथ सरफेस है, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, म्यू इंटू एन। म्यू की वैल्यू जीरो तो फ्रिक्शन फोर्स जीरो। अब ए और बी के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स आएगा आपको इसकी डायरेक्शन बतानी है, तो कैसे बताओगे, यही सवाल है, ठीक है। और ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है कि आप इसको सोच पाओ। तो इसको सोचने के लिए हमारे पास दो मेथड है, मैं एक एक करके दोनों मेथड सिखा रहा हूं, और दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट है, और दोनों ही इसकी डेफिनेशन से ही मिलके बने हैं। देखो फ्रिक्शन फोर्स का काम क्या है? फ्रिक्शन फोर्स का काम है कि रिलेटिव मोशन को अपोज करना। वो फ्रिक्शन फोर्स चाहता है कि रिलेटिव मोशन जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बंद हो जाए, ये तो चाहता है, ठीक है। तो रिलेटिव मोशन को अपोज करना है उसको। तो यहां पे मैं ये देख लूं कि ए और बी के बीच में रिलेटिव मोशन किसकी वजह से हो रहा है, तो आप क्या करो, बहुत सिंपल सी कहानी है, आप किसी भी एक ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे रख दो। ये हमारा बी है, ये हमारा ए है, ठीक है, दोनों कांटेक्ट में है, वो मैंने ऊपर नीचे बना दिया है कुछ स्पेस देके, सो दैट एफबीडी अच्छे से बना पाऊं, ठीक है। तो यहां पे आप किसके रिस्पेक्ट में बात कर लो, मान लो आपने बी को स्टॉप कर दिया होता। अगर आपने बी को स्टॉप कर दिया तो क्या ए जो है वो आपका मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड से? ये क्या है? ये है कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन, मेथड नंबर 1, कि ये देखो कि किस बॉडी बी के रिस्पेक्ट में ए मूव कर रहा है ईस्ट के लॉन्ग प्लस एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो हमें इसको अपोज करना है। इसको अपोज करना है तो ए अगर प्लस एक्स के लॉन्ग मूव कर रहा है तो क्या फ्रिक्शन माइनस एक्स के लॉन्ग आएगा? बिल्कुल सही। तो ए पे आएगा माइनस एक्स के लॉन्ग, तो बी पे पेयर आता है, क्योंकि कॉन्टेक्ट सरफेस के पेयर में आता है, तो ए पे लगेगा पीछे की तरफ, तो बी पे किस तरफ लगेगा? आगे की तरफ। ये समझ में आया? बहुत ही सिंपल था। आपने किसी भी एक ऑब्जेक्ट को रोक दिया और देखा कि रिलेटिव मोशन किसकी वजह से हो रहा है? इसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि ये तो रुका हुआ है, इसकी वजह से रिलेटिव मोशन हो रहा है, ये ईस्ट में जा रहा है तो फ्रिक्शन इस पे लगेगा वेस्ट पे।
और इसका पेयर जो है वो इस पर आ जाएगा। तो फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन निकालने का तरीका ये है कि आप एक बॉडी को रोक दो और रिलेटिव मोशन देख लो, और रिलेटिव मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगा दो और उसका पेयर जो है वो उसका अपोजिट लगा दो। तो आपने अगर ये निकाल लिया तो वो पेयर तो अपने आप निकाल लोगे। ये चीज समझ में आई ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो इसको विद रिस्पेक्ट टू बी कर लिया है, अगर आप इसको विद रिस्पेक्ट टू ए करते तो कैसे होता। तो ये मेथड नंबर 1 ही चल रहा है, ठीक है। मेथड नंबर 1 में इसको मैंने किया विद रिस्पेक्ट टू बी। मेथड नंबर 1 को ही मैं फिर से रिपीट करता हूं कि मान लो किसी ने बोला कि नहीं सर मुझे विद रिस्पेक्ट टू ए करना है, तो कैसे करते हैं, तो वो भी मेथड नंबर 1 ही है। मेथड नंबर 1 का ही सेकंड अप्रोच है, आप विद रिस्पेक्ट टू ए भी सोच सकते हो। विद रिस्पेक्ट टू ए सोचते तो ए यहां पे है, बी जो है बी आपका यहां पे है, आप ए को कर चुके हो स्टॉप, तो बी के ए के रिस्पेक्ट में बी किधर जाएगा, पीछे की तरफ जा रहा होगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड से। ये समझ में आया। और अगर बी पीछे जा रहा है तो इस पे फ्रिक्शन कहां लगेगा, प्लस एक्स के अलोंग, और इसका पेयर कहां आएगा, ए पे माइनस एक्स के अलोंग। ये समझ में आया ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसके रिस्पेक्ट में पीछे जा रहा है तो इस पे फ्रिक्शन लगेगा आगे की तरफ प्लस एक्स के अलोंग, और अगर ये पता चल गया तो फिर फ्रिक्शन फोर्स तो पेयर में आता है, तो इसका एक पेयर ऊपर बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या दोनों सेम आंसर है, बिल्कुल सेम आंसर है। तो एक मेथड तो ये है कि आप यहां पे कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन यूज कर ले रहे हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, और आगे सुनो, मुझे ये मेथड, अब इसको करने में क्या है कि अगर मान लो फ्रिक्शन यहां भी होता तो मुझे इसके बारे में सोचना पड़ता। मुझे क्या करना पड़ रहा है कि एक मेथड तो ये है, मैं बता रहा हूं, इसके अलावा एक और मेथड है और वो भी हमारे पास काफी अच्छा तरीका है, तो पहले वो तरीका भी समझो, ठीक है, और फिर किसमें तुमको अच्छा लगता है वो तुम्हारी इच्छा है। मैं तुम्हें एक और मेथड बता रहा हूं, और ये जो मेथड है ये मेथड काफी लॉजिकल अप्रोच है। मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 क्या है, यहां पे ध्यान से देखो, ये है हमारा ब्लॉक ए और ये है हमारा ब्लॉक बी। ये जा रहा है इस तरफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, पर सेकंड से, और ये जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से। मेथड नंबर 1 था कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन के बेसिस पे। मेथड नंबर 2 का नाम क्या है, ध्यान से सुनो, हम साथ साथ हैं। मूवी वाली बात नहीं हो रही है, यहां पे हम साथ साथ हैं, ठीक है। इसमें ही इसका लॉजिक छुपा हुआ है, इसका कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। क्या है कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ये है कि फ्रिक्शन चाहता है कि दोनों बॉडीज के बीच में रिलेटिव मोशन ना हो, राइट। अगर दो बॉडीज के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है तो फ्रिक्शन को आना पड़ रहा है। तो फ्रिक्शन क्या चाहता है, फ्रिक्शन चाहता है कि दोनों बॉडीज के बीच में रिलेटिव मोशन ना हो, दोनों बॉडीज साथ साथ मूव करें, या तो दोनों बॉडी रेस्ट पे रहे, या नीचे वाली बॉडी मूव कर रही है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो ऊपर वाली 2 मीटर पर सेकंड से, तो ऊपर वाली बॉडी भी 2 मीटर पर सेकंड से ही मूव करे। ये चाहता है कि दोनों बॉडी साथ साथ मूव करें, ठीक है। अब दोनों बॉडी साथ साथ मूव करें तो वो कब पॉसिबल है, वो तब पॉसिबल है जब यहां पे बॉडी ए और बॉडी बी दोनों की वेलोसिटी सेम हो, बॉडी ए और बॉडी बी दोनों की वेलोसिटी सेम हो। तो देखो, इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने के लिए पहले यह देखा करो कि यहां पे रिलेटिव मोशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो यह भाग रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, यह भाग रहा है 4 मीटर पर सेकंड से। जो ज्यादा तेज भाग रहा है वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है रिलेटिव मोशन के लिए, राइट। ये ज्यादा तेज भाग रहा है तो ये ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है रिलेटिव मोशन के लिए, और ये कम रिस्पॉन्सिबल है। तो जो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, फ्रिक्शन फोर्स उसको तो करेगा अपोज। फ्रिक्शन फोर्स का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हम साथ साथ है, अमीरों को अपोज करेगा, गरीबों को सपोर्ट करेगा। क्या मतलब है समझो, ये 4 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है तो ये इसके पास ज्यादा स्पीड है, ये रिलेटिव मोशन को ज्यादा इंकरेज कर रहा है, राइट। ये 2 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है तो इसके पास कम स्पीड है, तो ये ज्यादा रिलेटिव मोशन नहीं कर पा रहा है। तो मेन रिस्पॉन्सिबल कौन है यहां पे, ये है 4 मीटर पर सेकंड से भागने वाला। तो 4 मीटर पर सेकंड से जो भाग रहा है इसको तो करेगा ही अपोज। फ्रिक्शन का काम है एक को सपोर्ट करना, एक को अपोज करना, क्योंकि पेयर में आ रहा है। अब सपोर्ट अपोज क्या है मैं बता रहा हूं, रुको। तो मैं ये बोल रहा हूं कि फ्रिक्शन इसको तो क्या कर देगा, अपोज करेगा। क्योंकि क्या चाहता है फ्रिक्शन, फ्रिक्शन चाहता है कि ये तेज भाग रहा है, इसको रोको, इसको धीमे भगाओ, राइट।
और ये स्लो भाग रहा है, इसको तेज भगाओ। ये चीज समझ में आई? ये तेज भाग रहा है, इसको धीमे करो। ये धीमे भाग रहा है, इसको तेज करो। ये समझ में आया क्या बोला मैंने? हम साथ साथ का कॉन्सेप्ट ये है कि पहले ये देख लो कि बॉडी ए और बॉडी बी में कौन रिस्पॉन्सिबल है रिलेटिव मोशन के लिए, ज्यादा कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो 4 मीटर पर सेकंड ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, तो इसको तो कर देगा अपोज, और इसको कर देगा अपोज, दूसरे वाले को क्या करेगा? सपोर्ट करेगा। या ऐसे समझ लो, इसको कर दिया अपोज तो इस पे लगेगा फ्रिक्शन पीछे, और इसका पेयर कहां जाएगा? आगे आ जाएगा। तो ये सपोर्ट अपोज क्यों कर रहा है? यही तो होगा कि फ्रिक्शन फोर्स क्या चाहता है कि दोनों की वेलोसिटी एक कॉमन आ जाए। तो इसकी वेलोसिटी 4 से कम करेगा कुछ, और इसकी 2 से बढ़ाएगा। तो यहां से क्या होगा कि इसकी वेलोसिटी कुछ बीच की आ जाएगी, 2.5 मान लो, और इसकी वेलोसिटी भी कम होकर 2.5 हो गई। तो फाइनली जब दोनों 2.5 से मूव करने लग गए तो फ्रिक्शन का काम खत्म हो गया। फ्रिक्शन का काम क्या था? कि दोनों को साथ साथ मूव करवाना। तो फ्रिक्शन यहां पे वही कर रहा है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये तो था इसकी डेफिनेशन को लेके, कि डेफिनेशन क्या है कि रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा, और ये था कि आपने फ्रिक्शन की फील ले ली। मेथड नंबर 2 जो है वो फील वाला मेथड है। इसमें यह बताया जा रहा है कि फ्रिक्शन फोर्स क्या चाहता क्या है कि दोनों बॉडी साथ साथ मूव करें, और दोनों बॉडी साथ साथ मूव करेंगी तो जो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है रिलेटिव मोशन के लिए उसको अपोज करेगा, और जो धीमे भाग रही है उसको सपोर्ट करेगा। इसके मैं और एग्जांपल बता रहा हूं तो थोड़ा और कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होगी। देखो मैंने इतना क्यों एक्सप्लेन किया, उसका रीजन ये है क्योंकि डायरेक्शन निकालने में बहुत दिक्कत आती है बच्चों को। तो डायरेक्शन निकालने में दिक्कत ना है इसलिए मैं इतना एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। और देख लो, जैसे यहां पे 2 बॉडी होती, ये ए है ये बी है, यहां पे इस पे फोर्स लग रहा है इस तरफ, इस पे फोर्स इस तरफ लग रहा है। तो अब मैं, आपकी इच्छा है कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हो, ठीक है। तो एक तो तरीका है, यहां पे अगर देखा जाए मेथड नंबर 1, तो यहां पे ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है। बॉडी बी पे तो कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो बॉडी बी तो रेस्ट पे है। बॉडी ए पे फोर्स लग रहा है तो बॉडी ए -x के अलॉन्ग मूव कर रही है, तो ये रिलेटिव मोशन कर रहा है, तो इस पे फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा पीछे, और इस पे पीछे आया तो इसका पेयर इस पे आ जाएगा आगे। मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2 जो है, हम साथ साथ हैं, वो क्या बोल रहा है? वो ये बोल रहा है कि ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है, ध्यान से सुनना, ठीक है। इस पे फोर्स लगा इस तरफ, तो ये बॉडी रिलेटिव मोशन करवा रही है, राइट। ये बॉडी तेज भाग रही है, इसका फोर्स आ गया है तो ऑब्वियसली बात है भागने लग जाएगी। तो ये भागने लग जाएगी तो ये रिलेटिव मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो फ्रिक्शन इसको करेगा अपोज और दूसरी बॉडी को करेगा सपोर्ट। देखो सेम आंसर आए दोनों मेथड से, ठीक है। और देखो, मान लो, अच्छा यहां भी सेम था, यहां पे फ्रिक्शन था और यहां फ्रिक्शन नहीं है। ये ए है ये बी है, ये इस तरफ भाग रहा है 3 मीटर पर सेकंड से, ये भी इस तरफ भाग रहा है 3 मीटर पर सेकंड से। यहां कोई फ्रिक्शन नहीं है और यहां पे फ्रिक्शन है। तो ये बताओ, क्या इन दोनों के बीच में कोई फ्रिक्शन फोर्स लगेगा? नहीं, इन दोनों के बीच में कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा। मैंने सीधे ही आंसर ना क्यों बोला, उसका बहुत सिंपल सा रीजन है। ये भी भाग रहा है 3 मीटर पर सेकंड से, ये भी भाग रहा है 3 मीटर पर सेकंड से, तो दोनों साथ साथ ही तो जा रहे हैं। जब दोनों बॉडी साथ साथ मूव कर रही है तो क्या इनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन हो रहा है? नहीं। तो यहां पे ये जो फ्रिक्शन फोर्स आएगा, ये फ्रिक्शन फोर्स कैसा आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इन दोनों के बीच में जो भी फ्रिक्शन फोर्स है, यहां पे कोई भी फ्रिक्शन फोर्स नहीं आएगा। ये समझ में आया? और देख लो, इससे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। मान लो एक क्वेश्चन ये होता, ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, ये इस तरफ जा रहा है 3 मीटर पर सेकंड से और ये इस तरफ जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से। नीचे वाली सरफेस पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, इस सरफेस से फ्रिक्शन है। अब बताओ फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी? तो कैसे पता करोगे? तो बहुत सिंपल सा तरीका है, जो आपको तरीका फॉलो करना है, आपकी इच्छा है। आप मेथड नंबर 1 फॉलो कर लो, मेथड नंबर 2 फॉलो कर लो, ठीक है। तो मैं फॉलो करता हूं यहां पे मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 से मुझे क्या समझ में आ रहा है कि ये बॉडी जो ए है और ये है बॉडी बी,
ये इस तरफ भाग रही है 3 मीटर पर सेकंड से और ये इस तरफ भाग रही है 2 मीटर पर सेकंड से। देखो ये भी रिलेटिव मोशन करवा रहा है और ये भी रिलेटिव मोशन करवा रहा है, लेकिन ज्यादा कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये जो 3 से भागने वाला है। तो 3 से भागने वाला ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, तो 3 को फ्रिक्शन फोर्स करेगा अपोज और इसको करेगा, सॉरी हाँ, इसको करेगा क्या? अपोज, ठीक है, और इसको अपोज करेगा और फ्रिक्शन फोर्स इसको भी अपोज करेगा। ये चीज समझ में आई? फ्रिक्शन फोर्स यहां पे रिलेटिव मोशन 3 मीटर पर सेकंड से भी हो रहा है और 2 मीटर पर सेकंड से भी हो रहा है, दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं, तो दोनों ही रिलेटिव मोशन करवा रहे हैं, तो फ्रिक्शन इसको भी अपोज करेगा और फ्रिक्शन इसको भी अपोज करेगा। चाहो तो आप इसको मेथड नंबर 1 से भी समझ सकते हो, रिलेटिव मोशन का जो कॉन्सेप्ट है उसके थ्रू। तो रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट क्या समझोगे कि यहां पे मान लो मैं बी को स्टॉप कर देता, बी को स्टॉप कर देता तो जो ए है वो इस तरफ भाग रहा है 1 मीटर पर सेकंड से, तो ऑब्वियस सी बात है फ्रिक्शन इस पे लगेगा प्लस एक्स के अलोंग और इसका पेयर आ जाएगा माइनस एक्स के अलोंग। तो आई थिंक अभी तक ये कंफर्टेबल हो गए होंगे कि फ्रिक्शन निकाल कैसे रहे, फ्रिक्शन की डायरेक्शन कैसे निकाल रहे हैं। 2 तरीके हैं, एक तो हम साथ साथ हैं और एक है कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन। देखो हम साथ साथ हैं में यहां पे क्या है कि हम चाहते हैं कि दोनों बॉडीज की वेलोसिटीज कैसे हो जाए, सेम हो जाए, ठीक है। चलो अब मैं बात कर रहा हूं कि अगर यहां पे, जैसे यहां पे क्या है, एक ही सरफेस पे फ्रिक्शन फोर्स था, ठीक है। अब मैं और आगे बात कर रहा हूं कि मान लो दोनों सरफेस पे फ्रिक्शन फोर्स होता तो कैसे सॉल्व करते, उसके बारे में बात करते हैं, और फिर कैसे डायरेक्शन निकालते तो उसके बारे में बात करते हैं। तो मान लो ये है हमारे पास बॉडी ए, ये है बॉडी बी, और दोनों ही सरफेस पे फ्रिक्शन फोर्स है, यहां भी फ्रिक्शन फोर्स है और यहां भी फ्रिक्शन फोर्स है, और ये भाग रहा है इस तरफ 4 मीटर पर सेकंड से और ये बॉडी भाग रही है इस तरफ 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। यहां पे अगर आप बात करोगे फ्रिक्शन फोर्स के बारे में, तो पहले तो ये देखो हम बात कर रहे हैं ए और बी के बीच में, यहां पे 3 सरफेस हैं, एक ए है, एक बी है और एक है हमारा ग्राउंड। अब ध्यान देना यहां पे, जब आपको यहां फ्रिक्शन की बात करनी है, यहां फ्रिक्शन आएगा F1 इन दोनों के बीच में, यहां फ्रिक्शन आएगा F2, इसको μ1 बोला है, इसको मैंने μ2 बोला है। तो जिस सरफेस के बीच की आप बात कर रहे हो सिर्फ उन्हीं से मतलब है। देखो यहां पे क्या हो रहा है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे तो मतलब है कि जो कॉन्टेक्ट सरफेस है, जो कॉन्टेक्ट सरफेस है उसके बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए, राइट। नीचे क्या हो रहा है मुझे इससे कोई मतलब नहीं। तो यहां अगर हम बता रहे हैं यहां का फ्रिक्शन, तो यहां के फ्रिक्शन को मतलब है कि यहां पे जो कॉन्टेक्ट सरफेस है उसके बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए। तो मैं यूज कर लेता हूं हम साथ साथ वाला मेथड, ये 4 से भाग रहा है, ये 10 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है और ग्राउंड तो 0 से ही है, ठीक है। तो मेथड नंबर 2 यूज कर रहा हूं मैं हम साथ साथ वाला। देखो ये भाग रहा है 4 से, ये भाग रहा है 10 से, तो अगर ये 10 से भाग रहा है तो अगर मैं ए और बी के बीच में बात करूं तो कौन रिस्पॉन्सिबल है फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन के लिए? ये रिस्पॉन्सिबल है, ये तो धीमे भाग रहा है, तेज भाग रहा है, तो ये रिस्पॉन्सिबल है, तो इसको तो करेगा अपोज F1 और इसको अपोज करेगा तो इसको करेगा सपोर्ट, और होगा भी तो यही कि इन दोनों के बीच की वैल्यू चाहिए होती है। इसको बढ़ा के कुछ ले आएगा 6 तक, इसको कम करके 6 ले आएगा, दोनों का एक कॉमन वैल्यू आ गई, फिर दोनों कॉमन वैल्यू से मूव करते रहेंगे, फ्रिक्शन गायब हो जाएगा। फ्रिक्शन का काम यही है कि दोनों बॉडीज का कॉमन वेलोसिटी आ जाए, जैसे उस वाले केस में था, ठीक है। अच्छा अब आपको बात करनी है F2, बी और ग्राउंड के बीच में क्या लग रहा है, तो देखो बी और ग्राउंड के बीच में क्या लग रहा है, उसको F1 से कोई मतलब नहीं है, उसको F1 से कोई मतलब नहीं है, ये समझ में आया ना। बस तुम्हें बात करनी है बी और ग्राउंड के बीच में, तो इंडिपेंडेंट केस है। यहां ए और बी बीच में क्या हुआ, बी और ग्राउंड के बीच में क्या हुआ, दोनों ही केसेस कैसे हैं, इंडिपेंडेंट। तो यहां कैसे करोगे, तो यहां पे देखो बी और ग्राउंड के बीच में बात कर रहा हूं, ग्राउंड तो रेस्ट पे है, ये भाग रहा है 10 से, तो इसको अपोज करेगा कौन, फ्रिक्शन फोर्स F2, और इस पे F2 यहां आया तो ग्राउंड पे F2 आगे की तरफ आएगा। ये समझ में आ गया ना। तो ये जो केसेस हैं वो इंडिपेंडेंट है, कोई मतलब नहीं है F1 को F2 से और F2 को F1 से। आई थिंक समझ में आ गए होंगे। जैसे एक ये वाला केस और ले लो, ठीक है, कि यहां पे दोनों ही सरफेस पे फ्रिक्शन होता और ये है μ1, ये है μ2, और ये वाला जो सरफेस है ये भाग रहा है हमारा 1 मीटर पर सेकंड से। तो ध्यान से देखो यहां पे एक है A
एक है बी और एक है हमारा ग्राउंड। मेथड नंबर 2 ही फॉलो कर रहा हूं मैं, हम साथ साथ है, ठीक है। तो हम साथ साथ मेथड फॉलो कर रहा हूं, तो यहां पे क्या हो रहा है कि ये भाग रहा है 3 से और ये भाग रहा है 1 मीटर पर सेकंड से। ए और बी के बीच में लगेगा F1। तेज कौन भाग रहा है? ए भाग रहा है, तो ए को करेगा अपोज और बी को करेगा सपोर्ट। ये तो कहानी हो गई F1 की। F2 की कहानी है इन दोनों के बीच में। तो ये देखो बी भाग रहा है 1 मीटर पर सेकंड से, ये तो रेस्ट पे है। तो जब इन सरफेस की बात कर रहा हूं तो यहां कौन रिस्पॉन्सिबल है? बी रिस्पॉन्सिबल है, तो बी को करेगा अपोज और ग्राउंड को करेगा सपोर्ट। ये समझ में आया? तो कुछ इस तरीके की कहानी चल रही होगी। बाकी आप चाहो तो कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन भी लगा सकते हो, बट याद रखना जब ए और बी की बात कर रहे हैं तो बी और ग्राउंड के बीच में क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं, इसको भूल जाओ। तो ये एक इंडिपेंडेंट केस है और ये एक इंडिपेंडेंट केस है। अब दोनों को सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो आई थिंक आप डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन निकालने में कंफर्टेबल हो गए होगे, ठीक है। चलो अगर कंफर्टेबल हो गए हो तो मैं आगे बात करता हूं। चलो सामने को एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अभी तक मैंने जो भी पढ़ाया है, ठीक है, वो सब इस छोटे से क्वेश्चन में आ गया है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मल्टीपल आंसर्स है इसके। आपको फटाफट से टाइम सॉल्व करने का टाइम मिलेगा 2 मिनट का मैक्स टू मैक्स, ठीक है। फटाफट सॉल्व करो कौन कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है, और फिर हम लोग आगे बात करेंगे। चलो आई थिंक सॉल्व कर लिया होगा। देखो फ्रिक्शन फोर्स में अपोज द मोशन ऑफ बॉडी, हाँ पॉसिबल है। हम लोगों ने देखा था अभी, ये क्वेश्चन देखे हैं बॉडी ए और बॉडी बी वाले। जैसे मान लो ये क्वेश्चन था, ये ए है ये बी है, ये जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से और ये जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, और इन दोनों बॉडीज के बीच में कुछ फ्रिक्शन फोर्स एग्जिस्ट करता है। तो यहां पे रफ सरफेस है, ठीक है। तो यहां पे ए और बी के बीच में बात करेंगे तो ए के मोशन को फ्रिक्शन फोर्स अपोज करेगा और बी के मोशन को सपोर्ट करेगा। तो हां ये बात बिल्कुल सही है कि इंडिविजुअल बॉडी के मोशन को अपोज भी कर सकता है, सपोर्ट भी कर सकता है, लेकिन रिलेटिव मोशन को हमेशा ही अपोज करेगा। ये जो अपोज करता है वो करता है रिलेटिव मोशन को। इंडिविजुअल बॉडी के मोशन को सपोर्ट भी कर सकता है और अपोज भी कर सकता है। तो जनरली तो सही है ही डेफिनेशन के हिसाब से। फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू म्यू एन या फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू म्यू एन, ये वाला स्टेटमेंट सही है, राइट। अभी हमने मैग्नीट्यूड के बारे में ज्यादा बातें की नहीं है, लेकिन मैंने बाय डेफिनेशन ये तुमको बता दिया है कि मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू म्यू एन, ठीक है। तो हमारा ये ऑप्शन सही है। तो ये आंसर है, ठीक है। अब मैं इसी पॉइंट के बारे में बात करने वाला हूं कि फ्रिक्शन फोर्स इज लेस देन इक्वल टू म्यू एन। ये क्या कॉन्सेप्ट है, ये क्या बातें हो रही है, ठीक है। मैंने डायरेक्शन के बारे में तो बात कर ली, अब मैं मैग्नीट्यूड के बारे में बात करना चाहता हूं। और उसके बारे में बात करने से पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल करूंगा और उसके थ्रू समझेंगे मैग्नीट्यूड की कहानी क्या है, ठीक है, उस छोटे से एग्जांपल के थ्रू। तो यहां पे काफी अच्छा एग्जांपल है। यहां पे हमारे पास एक बॉडी है और ये जो बॉडी है इस पे हम एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं F, और ये जो बॉडी है इसका मास है 10 kg और यहां जो म्यू की वैल्यू है वो है 0.3, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि यहां पे फ्रिक्शन फोर्स आएगा तो मैं F की डिफरेंट वैल्यू के लिए फ्रिक्शन की बात करूंगा। तुमसे पूछा गया फाइंड वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स फॉर गिवन केसेस। मैं कुछ केस दे रखे हैं मैंने आपको, ठीक है। तो सुनो मैंने क्या क्या बोल रखा है। मैंने आपको यहां पे कौन कौन से केस दे रखे हैं। इधर है फोर्स F की वैल्यू, यहां आपको बतानी है फ्रिक्शन की वैल्यू, ठीक है। फर्स्ट केस है कि फोर्स F की वैल्यू 0 है, ठीक है, तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी। सेकेंड केस है तो सीधा ये लिख देता हूं ना, फर्स्ट केस है 0 न्यूटन। जो सेकेंड केस है
वो है कि मैंने फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो यहां पे लगा रखी है 5 न्यूटन, थर्ड केस में इसकी वैल्यू 10 न्यूटन, फोर्थ केस में इसकी वैल्यू 20 न्यूटन और फिफ्थ केस में इसकी वैल्यू 30 न्यूटन। आपको एफ की वैल्यू बतानी है। और भी केसेस हैं, अभी खत्म नहीं हुआ है क्वेश्चन। ये मेरा फोर्स एफ, ये मेरा फ्रिक्शन। अब मैं एफ की वैल्यू जो है सिक्स्थ केस यहां पे 31 न्यूटन, ठीक है, और सेवेंथ केस 35 न्यूटन, एट्थ केस 40 न्यूटन, नाइन्थ केस 60 न्यूटन और 10th केस 100 न्यूटन। ऐसे मैंने फोर्स की आपको अलग अलग वैल्यू दे रखी है। अब ये बताओ इन अलग अलग वैल्यू के लिए फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी। तो पहले तो फ्रिक्शन का जो मैग्नीट्यूड है वो लेस देन और इक्वल टू म्यू एन आएगा, ये मुझे पता है, ठीक है। मुझे यहां पे ये चीज तो पता है जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं कि एफ की वैल्यू जो है वो लेस देन और इक्वल टू म्यू एन आएगी। तो यहां पे अगर आप एफबीडी बनाओगे तो ये n है, ये है हमारा 100, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 100 आ गई। तो ये लेस देन और इक्वल टू 0.3 इंटू 100 बोले तो कितना हो गया, ये लेस देन और इक्वल टू 30 न्यूटन आ गया। कि फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो लेस देन और इक्वल टू 30 न्यूटन आएगी, ये मुझे पता है। अब सवाल ये है कि 30 कब आएगी या 30 से कब आएगी, कम कब आएगी, उसके बारे में बात करनी है। तो फ्रिक्शन फोर्स का एम क्या है, फ्रिक्शन फोर्स चाहता क्या है, वही बात सुनो। फ्रिक्शन फोर्स क्या चाहता है, फ्रिक्शन फोर्स चाहता है कि ये बॉडी और ग्राउंड इनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन ना हो। ये तो चाहता है कि इनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन ना हो, और रिलेटिव मोशन ना हो तो उसको, या रिलेटिव मोशन अगर हो रहा है तो उसको रोकने के लिए फ्रिक्शन आता है। तो फ्रिक्शन का छोटा सा काम है कि रिलेटिव मोशन नहीं चाहिए उसको रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉन्टैक्ट सरफेसेस नहीं चाहिए। इसी एम को वो फुलफिल करने के लिए एक्ट करता है। तो अब ध्यान से सुनो, फ्रिक्शन फोर्स 0 से लेके 30 के बीच में एक्ट कर सकता है, ठीक है। अब यहां पे जब मैंने फोर्स F लगा दिया 0, अगर फोर्स F 0 है मतलब ये बॉडी तो मूव भी नहीं कर रही, तो फ्रिक्शन कितना रिक्वायर होगा आपको, 0। आपको रिलेटिव मोशन को रोकने के लिए कितना फ्रिक्शन चाहिए, 0 चाहिए ही नहीं, फ्रिक्शन, बॉडी मूव भी नहीं कर रही, जरूरत ही नहीं है फ्रिक्शन की। अच्छी बात है। ये बताओ फोर्स F मैंने लगा दिया 5 न्यूटन। अगर मैंने फोर्स F 5 न्यूटन लगाया है तो फ्रिक्शन कितना चाहिए मुझे रिलेटिव मोशन को रोकने के लिए। तो फ्रिक्शन क्या करेगा, फ्रिक्शन तुरंत ही पीछे आ जाएगा इसको रोकने के लिए, और आगे आ गया 5 न्यूटन। अगर पीछे फ्रिक्शन की कितनी जरूरत है, 5 ही तो जरूरत है, तो यहां फ्रिक्शन 5 न्यूटन आ जाएगा। कोई यह सोच सकता है कि नहीं सर फ्रिक्शन की वैल्यू 30 ले लेते तो क्या होता, जरा सोच के देखो। अगर फ्रिक्शन यहां पे 5 के अलावा कुछ और आ जाता, मान लेते हैं यहां फ्रिक्शन की वैल्यू 30 पुट कर देता मैं, तो 30 पुट कर देता तो आगे की तरफ लग रहा है 5, पीछे की तरफ लग रहा है 30, ये बॉडी क्या पीछे की तरफ मूव करने लग जाएगी। हां, क्या फ्रिक्शन की वैल्यू 30 होने की वजह से रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो गया। हां, ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट नहीं हो गया कि फ्रिक्शन ने अपने ही पर्पस को डिफीट कर दिया। फ्रिक्शन का काम है रिलेटिव मोशन को रोकना, ना कि उसको स्टार्ट करना। ये समझ में आया ना। फ्रिक्शन की वैल्यू 30 क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि 30 होने पे रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाएगा, और रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो गया तो हमको दिक्कत है। ये समझ में आया, क्योंकि फ्रिक्शन चाहता है रिलेटिव मोशन ना हो। तो यहां पे 5 न्यूटन की जरूरत है, तो 5 न्यूटन ही फोर्स लगाएगा। यहां पे 10 न्यूटन लगाया, तो ये अगर 10 न्यूटन है तो फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन रोकने के लिए कितना फोर्स लगाना चाहिए उसको, 10 न्यूटन। ये अगर 20 न्यूटन है तो फ्रिक्शन रोकने के लिए कितना लगाना चाहिए हमको, 20 न्यूटन। 30 की जरूरत है तो 30 लगा देगा। तो अभी तक आपको देख के समझ में आ गया कि जितने की जरूरत थी उतना फ्रिक्शन ने अपनी वैल्यू लगा दी। जितने फोर्स की जरूरत थी हमको टू स्टॉप द रिलेटिव मोशन, हमने उतना फ्रिक्शन फोर्स लगा दिया। तो फ्रिक्शन फोर्स अपना काम कर रहा है, अच्छी बात है। अब यहां पे मैंने लगा दिया 31 न्यूटन, या मैंने 30 से थोड़ा ज्यादा फोर्स लगा दिया, तो उस केस में जरूरत कितना है इसको रिलेटिव मोशन रोकने के लिए, 31 न्यूटन की। लेकिन फ्रिक्शन कितना लगा सकता है मैक्सिमम, 30 न्यूटन।
तो फ्रिक्शन यहां पे कितना लगाएगा, सिर्फ 30 न्यूटन ही लगा पाएगा। इसी स्टेटमेंट को मैं बोलता हूं कि फ्रिक्शन फोर्स एक ऐसा फोर्स है जिसकी खुद की एक लिमिट है, एक औकात है, औकात के बाहर नहीं जाएगा, लिमिट के बाहर नहीं जाएगा। फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू म्यू इंटू एन ले सकता है, तो अगर उसकी औकात के अंदर है तो वो रिलेटिव मोशन को रोक देगा, और अगर वो रिलेटिव मोशन को नहीं रोक पा रहा है तो उसको मैक्सिमम अपोज करेगा। यहां पे ये 10 नहीं है, 20 नहीं है, 30 से ही अपोज करेगा, मैक्सिमम अपोज करेगा, यही तो काम है। ठीक है, तो अगर वो रोक पा रहा है तो रोक देगा, अगर नहीं रोक पा रहा तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू से अपोज करेगा। 35 न्यूटन है, रोकने के लिए चाहिए 35, इसकी लिमिट है 30, तो 30 अप्लाई करके चिल करेगा, अपोज कर रहा होगा। 40 है लेकिन अपोज कर सकते हैं 30 से, 60 लगाया तब भी अपोज कर सकते हैं 30 से, 100 लगाया तब भी अपोज कर सकते हैं 30 से। मतलब आपको देख के चीज समझ में आ गई होगी कि इस वाले केसेस में यहां पे हमारा जो बॉडी है, जो ब्लॉक है, इज एट रेस्ट। यहां पे हमारा ब्लॉक किस में था, रेस्ट में था, और रेस्ट में है इसका मतलब क्या है, नो रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन बोल दो चाहे स्लिपिंग बोल दो, आपकी इच्छा है, तो रिलेटिव मोशन कोई नहीं हो रहा है। तो यहां जो फ्रिक्शन फोर्स है, अगर हमारा ब्लॉक रेस्ट पे है तो यहां पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगा है वो फ्रिक्शन फोर्स कैसा है, वेरिएबल है, वेरिएबल फ्रिक्शन, राइट। यस, कैसे लिख देता हूं, फ्रिक्शन फोर्स हमारा यहां पे कैसा है, वेरिएबल है, और वेरिएबल भी कैसा है कि सच दैट लेस देन और इक्वल टू म्यू एन होना चाहिए। तो आप समझो मैं क्या कहने समझाना चाह रहा हूं, मैं समझाना चाह रहा हूं कि जब हमारा फ्रिक्शन की लिमिट के अंदर था रिलेटिव मोशन को रोक पाना, तो उसने जितनी जरूरत थी उतना फोर्स लगा के इसके मोशन को रोक दिया, और मोशन को रोक दिया तो हमें यहां पे समझ में आ गया कि जब बॉडी रेस्ट पे है, कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा, तो हमारा फ्रिक्शन वेरिएबल है, जितने की जरूरत है उतना लगा दिया। लेकिन जब इस केसेस की बात करूं तो क्या इन सारे केसेस में हमारा मोशन हो रहा है, इन सारे केसेस में क्या हो रहा है, यहां पे बॉडी इज इन मोशन, और बॉडी हमारी मोशन में है, इसका मतलब यहां पे रिलेटिव मोशन हो रहा है। और जब रिलेटिव मोशन हो रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स क्या कर रहा है, अब रोक तो नहीं पा रहा रिलेटिव मोशन को, तो वो अपोज करेगा रिलेटिव मोशन को, और कितने से अपोज करेगा, अपनी मैक्सिमम वैल्यू से, जितना वो अपोज कर सकता है उतनी वैल्यू से। तो यहां पे ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये एक कांस्टेंट फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, राइट। एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है 30 न्यूटन, और इसी के बेसिस पे कि जब बॉडी रेस्ट पे होती है, जब कोई रिलेटिव मोशन नहीं होता, तो फ्रिक्शन फोर्स की एक वेरिएबल वैल्यू आती है, और जब रिलेटिव मोशन होता है तो फ्रिक्शन फोर्स की एक कांस्टेंट वैल्यू आती है। इसी के बेसिस पे हमने फ्रिक्शन फोर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक है स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक समझ रहे हो, जब रेस्ट की बातें हो रही है उस टाइम पे जो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है, और एक है हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन, ये भी समझ रहे हो, काइनेटिक मतलब मोशन, जब मोशन की बातें हो रही हैं तब क्या फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है वो। तो इस एग्जांपल से मेरे को एक चीज समझ में ये आ गई कि फ्रिक्शन फोर्स लेस देन और इक्वल टू म्यू एन होगा। अगर बॉडी रेस्ट पे है तो जो फ्रिक्शन फोर्स आ रहा है वो एक वेरिएबल है, उसको हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, और जब मोशन हो रहा है तो एक कांस्टेंट फ्रिक्शन फोर्स आ रहा है, और उसको हम बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। तो इसके बेसिस पे हमने दो टाइप के फ्रिक्शन फोर्स की हमें बात करनी है, ठीक है। तो मैं बात कर लेता हूं यहां पे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन फोर्स के बारे में, कि फ्रिक्शन फोर्स के कितने टाइप है। चलो, तो अब हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। तो दो टाइप के हमारे फ्रिक्शन फोर्स है, ठीक है। एक तो है हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन, और स्टैटिक फ्रिक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ के से, सॉरी एफ एस से, एफ एस स्टैटिक फ्रिक्शन। और एक होगा हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन, और काइनेटिक फ्रिक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं
एफ के से। और अब आपको उस एग्जाम्पल के थ्रू देख के समझ में आ गया होगा कि जब बॉडी रेस्ट पे है तो कौन सा फोर्स एक्ट करता है, स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है, इट एक्ट्स व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट। बॉडी इज एट रेस्ट इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि नो रिलेटिव मोशन। ठीक है, ओनली टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। यहां पे रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा होगा, सिर्फ टेंडेंसी होगी, राइट। तो जो फोर्स आ रहा है उसको हम बोल रहे हैं क्या, स्टैटिक फ्रिक्शन। और अगर मोशन हो रहा हो, ठीक है, तो इट एक्ट्स व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन। अगर बॉडीज के बीच में एक्चुअली में रिलेटिव मोशन हो रहा है तो जो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है उसको हम बोल रहे हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। और अगर कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा, सिर्फ टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन है, तो हम उसको बोलते हैं क्या, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है ये कैसा है, एक वेरिएबल फोर्स है, राइट। ये जो है एफ एस इज वेरिएबल, ठीक है। और ये जो एफ के है ये कैसा है, हमारा कांस्टेंट है। और ये वेरिएबल है, इसका मतलब क्या है, इसको आप ये भी बोल सकते हो कि ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। सेल्फ एडजस्टिंग क्यों बोला, क्योंकि जरूरत थी 5 की तो 5 आ गया, जरूरत थी 10 न्यूटन की 10 न्यूटन आ गया, 20 की जरूरत थी 20 आ गया। जितने की जरूरत है उतना आ जाएगा, अपने आप एडजस्ट कर लेगा जितने की जरूरत है, क्योंकि इसका काम है बॉडी को रेस्ट पे रखना, कोई मोशन नहीं चाहिए। इसका मतलब यह है कि ये खुद से अपनी वैल्यू एडजस्ट कर लेगा। और एडजस्ट करेगा तो इसकी वैल्यू कहां से कहां तक आएगी, तो इसकी जो वैल्यू है वो 0 से लेके म्यू एन तक आनी चाहिए। और इसके लिए जो हम एस यूज कर रहे हैं वो हम यूज कर रहे हैं म्यू एस। म्यू एस यहां पे क्या है, म्यू एस है हमारा, ध्यान से सुनना, ये है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। म्यू क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। लेकिन अब हमको समझ में आ गया कि हमारे पास 2 टाइप के फ्रिक्शन है, एक स्टैटिक और एक काइनेटिक। तो हमें क्वेश्चन में 2 म्यू दिए होंगे, एक स्टैटिक दिया होगा और एक काइनेटिक दिया होगा, म्यू एस और एक है हमारा म्यू के। तो अगर मैं यहां फ्रिक्शन फोर्स की बात करूं तो यहां फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू है म्यू के इंटू एन। और यहां पे जो म्यू के है वो क्या है, वो है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ये समझ में आया, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। और यहां पे एक छोटा सा पॉइंट है जो आपको पता रहना चाहिए, और वो पॉइंट क्या है, वो पॉइंट ये है कि किसकी वैल्यू बड़ी होती है, स्टैटिक की बड़ी वैल्यू होती है, काइनेटिक की वैल्यू कम होती है। इसका रियल लाइफ एग्जांपल क्या है, जरा मैं समझाता हूं। कि तुम सोफे को मूव कर रहे हो, तुमने जब सोफे को मूव किया तो शुरू में सोफे को मूव करना बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन एक बार सोफा मूव करने लग गया तो अब कम फोर्स से भी मूव कर जाता है। रियल लाइफ में फील करना, सोफा ले लो, फ्रिज ले लो, ठीक है, कि तुम उसको जब मूव कर रहे हो अपने घर में, या टेबल ले लो, जब उसको मूव करोगे तो शुरू में मूव करने में ज्यादा डिफिकल्टी होती है, शुरू में हमको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। लेकिन एक बार हमारे बॉन्ड्स और इंटरलॉकिंग टूट गई तो फिर कम फोर्स से भी काम चल जाता है। जी हां, तो स्टैटिक में बॉडी रेस्ट पे है तो स्टैटिक की वैल्यू ज्यादा होती है, क्योंकि यहां पे इंटरलॉकिंग भी होती है, बॉन्ड भी होती है। लेकिन जब आप मोशन कर रहे हो तो मोशन के टाइम पे आपको क्या है कि सिर्फ और सिर्फ आपका इंटरलॉकिंग ही हो पा रही है, ठीक है। तो यहां पे जो आपका म्यू स्टैटिक होता है वो ज्यादा होता है, म्यू काइनेटिक आपका कम होता है। रियल लाइफ में फील कर सकते हो, सोफा वाला एग्जांपल, या फिर टेबल मूव करके घर पे देख लेना, ठीक है। एक और पॉइंट बताना चाह रहा हूं, ये मैंने बात कर ली कि कब एक्ट करेगा, और मैंने बात कर ली कि कितना एक्ट करेगा। अब मुझे बात करनी है कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है, मुझे उसके बारे में बात करनी है। तो देखो, डायरेक्शन के बारे में जो हम लोग बात कर रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट चीज है। तो डायरेक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन will be such that
it maintains the state of no relative motion। ये जो स्टेट है हमारी कि दो बॉडीज के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, इसी को मेंटेन करना है। क्या करना है उसको कि रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए, इस टाइप से आप उसकी डायरेक्शन बनाओ। ठीक है, यहां पे इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन will be such that it opposes the relative motion between bodies। ये जो रिलेटिव मोशन हो रहा है इसको अपोज करेगा। ठीक है, तो इस टाइप से इनकी डायरेक्शंस आनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पॉइंट हमको अभी समझ में आ गया, और मैं इसके अभी एग्जांपल्स के बारे में बात करूंगा तो और डिटेल में समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी मेरे को एक पॉइंट क्लियर हो गया कि दो टाइप का फ्रिक्शन फोर्स होगा, एक स्टैटिक होगा और एक काइनेटिक होगा। ठीक है, और सुनो कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने अभी बताया था कि हमारा म्यू स्टैटिक सबसे बड़ा होता है, उससे छोटा होता है म्यू काइनेटिक, और उससे छोटा होता है म्यू रोलिंग। एक म्यू रोलिंग भी होता है। ये समझ में आ गया ना, बॉडी रेस्ट पे बॉडी मोशन कर रही है, स्टैटिक काइनेटिक। ये रोलिंग क्या है, बोतल है, बोतल रोल करते हुए आगे जाती है। व्हील है, व्हील रोल करते हुए आगे जाता है, तो उसको हम बोल रहे हैं रोलिंग मोशन। ठीक है, तो ये जो म्यू है इसका रिलेशन ऐसा कुछ होता है। देखो म्यू स्टैटिक में यहां पे आपका इंटरलॉकिंग भी होती है, बॉन्डिंग भी होती है। यहां पे सिर्फ इंटरलॉकिंग होती है और यहां पे सिर्फ बॉन्डिंग होती है। तो यहां सबसे ज्यादा स्ट्रांग म्यू है, देन इसका म्यू का और कम हो गया, देन इसका म्यू और कम हो गया। और अगर आपको इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको ये म्यू एस और म्यू के सेपरेटली ना गिवन हो तो आपको म्यू एस और म्यू के मान लेना कि इक्वल है। क्वेश्चन में अब आपको समझ में आ गया कि क्वेश्चन में क्या होगा, हमें म्यू एस और म्यू के दो अलग अलग दिए होंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि म्यू एस और म्यू के अलग अलग नहीं दिए हैं तो दोनों की वैल्यू सेम मान लेनी है। ये नोट करके लिख लेना। ठीक है, तो एक और पॉइंट है इसी में, इफ म्यू एस एंड म्यू के आर नॉट गिवन सेपरेटली देन म्यू एस इज इक्वल टू म्यू के। तो क्वेश्चन में क्या होगा, सिर्फ एक म्यू ही दिया होगा, जैसे मैंने इससे पहले जो एग्जांपल्स करवाए हैं। ठीक है, तो उन एग्जांपल्स में अगर मैंने एक ही म्यू की वैल्यू दी हुई है, 0.3 दिया हुआ है, 0.2 दिया हुआ है, इसका मतलब वहां पे म्यू एस और म्यू के दोनों कैसे हैं, बराबर है। अदरवाइज क्वेश्चंस में आपको म्यू एस और म्यू के अलग अलग दिए होने चाहिए, सच दैट म्यू एस इज ग्रेटर देन म्यू के। ठीक है, और क्या है, और यहां पे ये सारे पॉइंट हमको समझ में आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है कि अगर मैं ग्राफ बनाऊं फ्रिक्शन फोर्स का और एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स का, ये तो है हमारा फ्रिक्शन फोर्स जो एक्ट कर रहा है, और ये है एफ एक्सटर्नल अप्लाइड। ये जो हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया था, उस जो मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल करवाया है कि एक बॉडी है, एफ फोर्स लग रहा है 10 kg की, है ना, एफ की वैल्यू, म्यू की वैल्यू 0.3 थी, उस वाला एग्जांपल समझ लो कि हुआ क्या था, 0 से लेके 30 न्यूटन तक जितना फोर्स था उतना ही फ्रिक्शन की वैल्यू थी, जितना फोर्स था उतनी ही फ्रिक्शन की वैल्यू थी। यही तो हुआ था। और कितना एंगल है, 45 डिग्री। क्यों? क्योंकि जितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उतना ही फ्रिक्शन की वैल्यू आ जा रही है। अगर फोर्स मैंने 5 न्यूटन अप्लाई किया था तो फ्रिक्शन भी कितना आ गया था, 5 आ गया था। इसी समझ में आई। तो एंगल कितना है हमारा, 45 डिग्री शुरू में। तो जब तक बॉडी रेस्ट पे है, फोर्स की वैल्यू बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। फिर क्या हुआ, फिर इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमारी कितनी आ गई, यहां पे हमने कुछ फोर्स एफ अप्लाई किया और यहां पे इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आ गई, एफ लिमिटिंग बोलते हैं इसको। और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी होती है, म्यू एस इंटू एन। इस क्वेश्चन में, इस फिगर के लिए आपको म्यू एस और म्यू के दो अलग अलग दिए हुए हैं। तो म्यू एस इंटू एन इतनी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, 45 डिग्री से एंगल बढ़ता जाएगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा ग्राफ। और फिर क्या होगा कि जैसे ही एक बार मोशन स्टार्ट हो गया, तो मोशन स्टार्ट हो गया तो अब कौन सा फ्रिक्शन एक्ट करने लग जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन।
और अब अगर काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन थोड़ा छोटा होता है स्टैटिक से, तो क्या होगा, एकदम से सडनली फोर्स में, फ्रिक्शन फोर्स में चेंज आएगा और फ्रिक्शन फोर्स कम हो जाएगा। ये समझ में आया ग्राफ क्या है? पहले स्ट्रेट लाइन है, फिर सडनली इसकी वैल्यू कम हो गई और अब हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है। तो ये जो है, ये है हमारा कौन सा, एफ काइनेटिक, इसकी वैल्यू है म्यू के इंटू एन। ये जो है, ये है हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन का ग्राफ और ये है हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन का ग्राफ। और इसको जो ये पॉइंट है एफ एल, एफ एल को हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं इसको? लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या है ये चीज बता रहा हूं मैं, रुको अभी। यहां पे लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है, लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है हमारा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। और लिमिटिंग फ्रिक्शन को हम एफ एल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसकी जो वैल्यू है वो है म्यू एस इंटू एन। तो ये ग्राफ होगा और वही तो ग्राफ बनाया कि स्टैटिक फ्रिक्शन वेरिएबल है, बढ़ता गया, फिर सडनली कम हो गया क्योंकि म्यू एस बड़ा होता है, म्यू के छोटा होता है, और फिर काइनेटिक फ्रिक्शन एक कांस्टेंट आ रहा है, जितना कितना भी फोर्स अप्लाई करो आपकी इच्छा है। ये समझ में आ गए सारे पॉइंट? तो आई होप यहां तक की जो थ्योरी है वो आपको एक बार क्लियर हो गई होगी। ठीक है, मैंने क्या क्या पॉइंट बताया, अब आपको एक बार फिर से 2 मिनट में बताता हूं। मैंने बोला कि फ्रिक्शन फोर्स जो है, फ्रिक्शन फोर्स एक अपोजिंग फोर्स है जिसका काम क्या है, जिसका काम है रिलेटिव मोशन, या रिलेटिव मोशन को अपोज करना, या फिर टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन होगा तो उसको भी अपोज करना। ठीक है, तो ये अपोज करने का काम करेगा हमारे रिलेटिव मोशन का। और फिर हमने देखा कि 2 टाइप के फ्रिक्शन फोर्स होंगे, या तो स्टैटिक होगा या काइनेटिक होगा। अगर स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आती है म्यू एस इंटू एन और काइनेटिक की आती है म्यू के इंटू एन। स्टैटिक कब एक्ट करता है? जब टेंडेंसी ऑफ मोशन हो, एक्चुअल मोशन ना हो। काइनेटिक कब एक्ट करता है? जब एक्चुअली मोशन हो रहा हो। और स्टैटिक की वैल्यू जनरली ज्यादा होती है एज कंपेयर टू काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, और यहां पे इस टाइप का ग्राफ बनता है। ये तो हमने मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर ली, फिर हमने डायरेक्शन के बारे में बात की थी और मैंने बोला डायरेक्शन निकालने के 2 तरीके हैं। एक तो तरीका है कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन, कि एक बॉडी को स्टॉप करो और देख लो कि रिलेटिव मोशन किसकी वजह से हो रहा है, उसको अपोज करेगा फ्रिक्शन। या फिर एक तरीका है हम साथ साथ है, कि ये देख लो कि दोनों बॉडीज में से कौन सी बॉडी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है रिलेटिव मोशन के लिए, तो उसको अपोज करेगा फ्रिक्शन फोर्स और उसका पेयर जो है वो दूसरी बॉडी पे आ जाएगा। तो इतने ही सारे पॉइंट्स हम लोग अभी तक सीख चुके हैं और ये सब थ्योरी का पार्ट है। तो अभी तक जो भी पढ़ाया है वो काफी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, एक बार समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, और ज्यादा कुछ खास पॉइंट नहीं है, बहुत ही सिंपल सिंपल से पॉइंट्स हैं। अच्छा, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं और अब हम कुछ और इंटरेस्टिंग बातें करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको पहले मिटा देता हूं। चलो अब मैं एक आध एग्जांपल करवा देता हूं। ठीक है, मैंने क्या क्या पढ़ाया उसके बेसिस पे। तो जैसे कि मान लो हमारे पास एक ये ब्लॉक होता और ये जो ब्लॉक है ये हमारे पास 10 kg का ब्लॉक है और इस पे हमने कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाया और यहां पे आपको म्यू स्टैटिक भी गिवन है। ठीक है, तो म्यू स्टैटिक मान लेते हैं आपको गिवन है कितना, 0.3 मान ले, और म्यू काइनेटिक मान लेते हैं कितना, 0.2। आपको म्यू एस और म्यू के दोनों गिवन है और आपको 2 केस गिवन है कि यहां पे केस 1 मान लो आपको एफ की वैल्यू दी हुई होती कितना, लेट्स सपोज आपको एफ की वैल्यू दी होती 25 न्यूटन, तो क्या होता? ठीक है, और केस 2 अगर मान लो आपको एफ की जो वैल्यू है वो आपको वैल्यू दी गई है कितना, यहां पे इसको मान लेते हैं 50 न्यूटन। तो आपसे पूछा गया फाइन, एक तो पहले पूछ सकते हैं नॉर्मल फोर्स कितना होगा हर एक केस में, ये बताओ। ठीक है, दूसरा हम यहां पे ये पूछेंगे कि ये बताओ फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है हर एक केस में, और फिर एंगल ऑफ फ्रिक्शन, देन नेट कांटेक्ट फोर्स एंड
अगर बॉडी एक्सलेट कर रही है तो इसका एक्सलरेशन कितना है। ये सारे छोटे छोटे सिंपल से पॉइंट पूछे होते, ठीक है। अब कैसे सॉल्व करोगे, तो आपको ये तो समझ में आ गया है कि कोई भी बॉडी पे पहले एक्ट करता है स्टैटिक फ्रिक्शन, और स्टैटिक जब अपनी लिमिट पार कर देता है कि अब तो मैंने लिमिटिंग फ्रिक्शन लगा लिया, मेरे से नहीं रोक रहा, तो फिर आता है काइनेटिक फ्रिक्शन। वो जो ग्राफ बनाया था वो याद रहना चाहिए, ठीक है। पहले स्टैटिक एक्ट करेगा, स्टैटिक अपनी लिमिट क्रॉस कर देगा कि अब भाई अब नहीं रुक पा रहा है मेरे से, फिर वो काइनेटिक से हेल्प मांगेगा और काइनेटिक एक्ट करना शुरू कर देगा। तो यहां पे अगर मैं केस नंबर 1 की बात करूं, तो केस नंबर 1 में क्या कहानी है कि हमने पहले तो यहां पे स्टैटिक और काइनेटिक की दोनों मैक्सिमम वैल्यू देख लेते हैं, ठीक है। तो केस नंबर 1 है कि एफ की वैल्यू है 25 न्यूटन, और मुझे पता है कि अगर यहां पे एफ स्टैटिक की जो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, म्यू इंटू एन। तो इसका एफबीडी बना के आप देख सकते हो, यहां पे लगेगा 100 और एन की वैल्यू हो जाएगी 100। तो यहां से म्यू इंटू एन कितना आ गया, 30 आ गया। और अगर मैं बात करूं काइनेटिक की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, म्यू इंटू एन, तो 20 आ जाएगी। तो पहले कौन एक्ट करेगा, पहले एक्ट करेगा 0 से लेकर 30 तक। हमने अप्लाई किया 25, तो हमने 25 अप्लाई किया है, तो क्या यहां पे इस केस में मेरा स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा। और स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन को इसको स्टॉप करने के लिए कितने की जरूरत है, 25 न्यूटन की। और कितनी इसकी औकात है, 30 न्यूटन की। तो क्या रोक पाएगा, बिल्कुल रोक पाएगा। तो यहां पे जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा, ध्यान से देखो, ये जो बॉडी है 10 kg की, ये लग रहा है 25 न्यूटन। तो इसको रोकने के लिए पीछे की तरफ आ जाएगा स्टैटिक, और जो एफ स्टैटिक की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, तो रोकने के लिए आ जाएगी 25 न्यूटन। ये समझ में आ गया ना। और नॉर्मल कितना आ गया, नॉर्मल यहां पे एक्ट कर रहा है, और ये एक्ट कर रहा है हमारा रिएक्शन फोर्स, और ये है एंगल थीटा। तो ध्यान से देखो, इसकी वैल्यू कितनी है, 25, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पे नॉर्मल फोर्स कितना है, नॉर्मल फोर्स है हमारा 100 न्यूटन। और क्या निकालना है, और हमें निकालना है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन ये कौन कौन से पार्ट हो गए, ये हो गया फर्स्ट पार्ट, ये हो गया सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। तो tan थीटा निकालोगे तो tan थीटा कितना आ जाएगा, F बाय एन, बोले तो 25 डिवाइड बाय 100, तो एंगल थीटा आ जाएगा tan इनवर्स 1/4। अच्छी बात है। और क्या है, क्या नेट कांटेक्ट फोर्स की बात करूं तो कितना आ जाएगा, ये C हो गया, डी पार्ट यहां लिख देता हूं। नेट कांटेक्ट फोर्स जो है R, वो आ जाएगा 25 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर। और ध्यान से देखोगे तो 25 कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 + 4 स्क्वायर √17। और अगर मैं बात करूं एक्सेलरेशन की तो वो आ जाएगा 0, क्यों, क्योंकि नेट फोर्स इस बॉडी पे 0 है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन कब एक्ट किया, इस केस में एक्ट किया। स्टैटिक फ्रिक्शन बॉडी को रेस्ट पे रखेगा तो एक्सेलरेशन 0 आ गया। और कितने की जरूरत थी, 25 की जरूरत थी, तो 25 लग गया। ये मत सोचना कि यहां पे काइनेटिक 20 है तो ये फोर्स 20 से ज्यादा है तो मोशन करने लग जाएगा, नहीं। पहले एक्ट करेगा स्टैटिक, और स्टैटिक जब उसको नहीं रोक पाता है तब आता है काइनेटिक। तो स्टैटिक चल रहा है ना अभी, स्टैटिक 0 से लेकर 30 तक चलेगा, फिर सडनली फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, सडनली चेंज हो जाएगा। ये समझ में आया ना। तो सेकंड केस की बात कर रहे हैं जहां पे आपका फोर्स कितना है, 30 न्यूटन है। और अगर आपने फोर्स 30 न्यूटन लगाया तो क्या कहानी है वो सुनते हैं। तो हम केस नंबर 2 के बारे में बात कर लेते हैं। और केस नंबर 2 के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं अब, ठीक है। केस नंबर 1 हो गया, तो केस नंबर 2 में देख के समझ में आ रहा है कि यहां पे कौन सा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, राइट। और काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन की तो फिक्स वैल्यू होती है 20 न्यूटन। तो यहां पे काइनेटिक फ्रिक्शन लग गया 20 न्यूटन। नॉर्मल फोर्स कितना आ गया, जो नॉर्मल रिएक्शन है वो तो 100 ही आ रहा है, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। जरा एफबीडी बना लो ढंग से, तो ढंग से एफबीडी कहां बनाऊं, इधर बना दूं, इधर बना देता हूं, ठीक है। ये बॉडी है, इस पे ये 10 kg की बॉडी है, इधर लग रहा है 50 न्यूटन। तो यहां पे इस बॉडी पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो इस बॉडी पे फ्रिक्शन फोर्स लग जाएगा पीछे की तरफ, और कितना लगेगा, वो लग जाएगा 20 न्यूटन के बराबर। ऊपर आ जाएगी नॉर्मल रिएक्शन 100, और ये आ जाएगा हमारा आर फोर्स, नेट कांटेक्ट फोर्स, ये एंगल थीटा। तो ध्यान से देखो यहां पे अगर मैं बात करूं नेट कांटेक्ट फोर्स की तो वो कितना है, वो है हमारा 20 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर। ध्यान से देखो 20 कॉमन आ जाएगा,
ये लिखा हुआ है 1 प्लस कितना हो जाएगा, ये 5 का स्क्वायर 25, 26 हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं टेन थीटा की बात करूं तो टेन थीटा आ जाएगा f/n, f की वैल्यू 20, n की वैल्यू 100, तो एंगल थीटा आ जाएगा tan इनवर्स 1/5। ये समझ में आया। और यहां पे काइनेटिक फ्रिक्शन है, इसका मतलब मेरी बॉडी मोशन कर रही है, और मेरी बॉडी मोशन कर रही है तो मैंने ध्यान से देखा एफबीडी में, तो इस बॉडी पे आगे की तरफ लग रहा है 50, पीछे की तरफ फ्रिक्शन लग रहा है 20, तो ऑब्वियस सी बात है बॉडी एक्सलेट करेगी। और ये जो बॉडी एक्सलेट करेगी तो इसका एक्सलेशन कितना होगा, इसका जो एक्सलेशन होगा वो आ जाएगा 50 - 20 डिवाइड बाय इसका मास, तो कितना आ गया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतने से हमारी ये बॉडी आगे की तरफ एक्सलेट कर रही होगी, क्योंकि हम इस बॉडी पे क्या कर रहे हैं, एक कांटेक्ट फोर्स लगा के रखे हुए हैं। ये समझ में आया ना, कोई दिक्कत नहीं है। और इस पे फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करता रहेगा कितना, 20 न्यूटन के बराबर, कोई इशू नहीं है। चलो और क्या क्वेश्चन हो सकता है, और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे कि अगले क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। मान लो एक क्वेश्चन ऐसे दिया होता, ये एक सरफेस है, ये एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक है हमारा 5 kg का, और यहां पे μs जो है वो है 0.5 और μk जो है वो है 0.4, और मैं इधर से फोर्स F लगा रहा हूं। आपसे पूछा गया फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ F टू कीप ब्लॉक इन इक्विलिब्रियम। ब्लॉक यहां पे है तो हमें इसको यहीं पे रखना है, इसको नीचे गिरने नहीं देना है। तो ध्यान से देखो, अगर हमें इस ब्लॉक को इक्विलिब्रियम पे रखना है तो आपको इस ब्लॉक का एफबीडी देख के समझ में आ जाएगा कि एक तो इसका खुद का नीचे की तरफ लगेगा 50 न्यूटन, और एक इसका इस तरफ लगा फोर्स F, तो एक यहां पे लगेगा इसका नॉर्मल फोर्स, और एक ऊपर की तरफ लग जाएगा कौन सा फ्रिक्शन फोर्स, स्टैटिक। क्योंकि ये जो ब्लॉक है, अगर इसका नाम A है तो ये ब्लॉक A तो रेस्ट पे है कि नहीं, तो कौन सा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, स्टैटिक लगेगा। और अगर मैं बात करूं यहां पे, तो इसका एफबीडी देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि यहां पे n की वैल्यू F हो जाएगी सिग्मा Fx0, और जो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू हो जाएगी 50। और ध्यान से देखो, अब यहां पे क्या मैक्सिमम और मिनिमम वाली क्या बातें हो रही है, तो आपको अभी समझ में आ जाएगा कि जो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन है वो होता है हमारा लेस देन और इक्वल टू म्यू एन। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू मुझे पता चल गई 50 है, और लेस देन और इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। म्यू एस कितना है 0.5, और एन हमको निकालना है, एन की वैल्यू किसके बराबर है, एफ के बराबर है। तो ध्यान से देखो, यहां पे एफ जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू आ गया 50 डिवाइड बाय 0.5। ये तुम्हारा कितना 1/2 लिखा हुआ है, तो यहां पे F इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना आ गया, 100 न्यूटन आ गया। और हमें निकालनी है मिनिमम वैल्यू, मतलब F की वैल्यू कितनी आ जाएगी मिनिमम, वो आ जाएगी 100 न्यूटन। ये समझ में आया ना, मिनिमम क्यों बोला, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू है, जितना आप फोर्स F लगाओगे उतनी वैल्यू बढ़ती जाएगी इसकी, तो है ना। तो हमें मिनिमम कितना चाहिए, 100 चाहिए इसको रेस्ट पे रखने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, चलो एक क्वेश्चन और करवा देता हूं फिर मैं, है ना। और पूछ सकते हैं आपसे कि जैसे मान लो हमारे पास ये एक और बॉडी होती, इसका मास मान लेते हैं, इसका 5 kg मान लेते हैं, ठीक है। और यहां पे म्यू एस मान लेते हैं 0.4, म्यू के मान लेते हैं 0.2, ये फोर्स F है। तुमसे पूछा गया फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ F टू स्टार्ट मोशन, राइट। ये बॉडी अभी रेस्ट पे है, तो अगर आपको इस बॉडी को मोशन में लेके आना है तो ये बताओ मिनिमम वैल्यू मैं कितने अप्लाई करूं इस फोर्स F की कि हमारी जो बॉडी है वो किस पे आ जाए, मोशन में आ जाए। तो मेरे को समझ में आ रहा है कि पहले कौन एक्ट करेगा इस पे, पहले एक्ट करेगा हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन। तो हमारा पहले स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा, बाद में आएगा कौन, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ध्यान से देखो, इस बॉडी पे इधर फोर्स F लग रहा है, मैं सिर्फ इसी बॉडी का बना रहा हूं एफबीडी, नाम A बोल देते हैं। तो इधर लग रहा है इसका 50 न्यूटन,
ऊपर नॉर्मल और पीछे की तरफ लगेगा स्टैटिक फ्रिक्शन। और अगर मुझे मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ चाहिए तो यहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन जितना रोक सकता है उतना रुकवा दें इससे। तो स्टैटिक फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू से रोक रहा होगा, और स्टैटिक फ्रिक्शन यहां पे n की वैल्यू ध्यान से देखो, n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है 50। तो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन की जो लिमिटिंग वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी μs इंटू एन, बोले तो 0.4 इंटू 50 कितना आ गया 20 न्यूटन। तो हमारा जो फोर्स है ये 20 न्यूटन से रोक रहा होगा। मैक्सिमम कितने से रोक सकता है, 20 न्यूटन से। तो अगर हमने 5 अप्लाई किया रोक देगा, 10 अप्लाई किया रोक देगा, लेकिन 20 अप्लाई कर दिया तो भी रोक देगा। और अगर मैंने 20 से ज्यादा फोर्स अप्लाई कर दिया तो नहीं रोक पाएगा, अब तो उसकी लिमिट क्रॉस हो गई, राइट। और उसके बाद कौन सा फोर्स एक्ट करेगा, उसके बाद जो हमारा फोर्स एक्ट करेगा वो एक्ट करेगा कौन सा, काइनेटिक। तो यहां पे 20 से ज्यादा अगर आपने फोर्स अप्लाई कर दिया तो आपका मोशन स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे ही मोशन स्टार्ट हो गया, मोशन स्टार्ट होने के बाद कौन सा फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा, काइनेटिक, जिसकी वैल्यू कितनी है 10। ये समझ में आ गया ना। तो हमारा मोशन स्टार्ट करने के लिए जो हमको एफ मिनिमम चाहिए वो कितना चाहिए, 20 न्यूटन। आई होप ये सारी कहानी आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने बहुत ही बेसिक सी बातें की और 2-3 सिंपल से क्वेश्चन किए। अब इसी कहानी को हम आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो इसी का अभी पार्ट 2 आएगा, अभी यही लेक्चर चलेगा, ठीक है। तो इसी का पार्ट 2 आएगा हमारा कल, ठीक है। तो आज की कहानी हम लोग यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, चलो।